अस्सलाम वालेकुम। जब आप लोग सोर्सिंग कर रहे होते हैं ना, तो सोर्सिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल और डायमेंशनल वेट में क्या फ़र्क है। ये इतनी बड़ी गलती है जो अक्सर वीएस कर जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता, जिस पे क्लाइंट का लॉस होता है, बाद में उसको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर क्या आ जाता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 गिलास ख़रीदे हैं। अब आपने 10 गिलास ले लिए, अलीबाबा से ख़रीद लिए, और आपको पता चला कि एक गिलास का वेट 100 ग्राम है और 10 ग्लासेस का वेट हो गया 1 केजी। अब आपने 1 केजी के हिसाब से, फॉर एग्जांपल 1 केजी का रेट है $10। लॉजिस्टिक्स चार्जेस की मैं बात कर रहा हूँ, जो चाइना से यूके जाने के लगने हैं। अब आपने बता दिया अपने क्लाइंट को कि जी मैंने आपके लिए 10 गिलास ढूंढ लिए हैं, हमें जो उसकी कॉस्ट है वो 1 केजी वेट है और $10 की कॉस्ट आएगी। होता यहाँ पे ये है कि आप जब ग्लास खरीद के लॉजिस्टिक्स वाले को भेजते हैं तो वो कहता है कि नहीं जी, इसका वेट तो 3 केजी है। आप कहते हैं जी 100 ग्राम है, ये तो 1 केजी बन रहा है 10 ग्लासेस का। वो फिर आपको बताता है कि देखें, आपने एक्चुअल वेट काउंट किया। डायमेंशनल वेट क्या होता है? लेंथ और विड्थ के हिसाब से अलग से वेट काउंट होता है। अब हम इसमें एक और अगर एग्जाम्पल ले लें, हम एक तकिए की, एक पिलो की एग्जाम्पल ले लेते हैं। पिलो का वेट है 1 केजी, 10 ग्लासेस का वेट भी 1 केजी और एक पिलो का वेट भी 1 केजी है, लेकिन प्राइस दोनों की बराबर नहीं होगी, क्योंकि 10 ग्लास, एग्जांपल दे रहा हूँ, इतनी सी जगह पे आ जाएंगे, इतने से बॉक्स में आ जाएंगे। पिलो अगर बड़ा है तो इतना बड़ा पिलो है। अब इतने बड़े पिलो के लिए वो डायमेंशनल वेट के हिसाब से चार्ज होगा। ये आपको चार्ट मिल जाएगा और मैं आपको प्रैक्टिकली ये बता भी दूंगा कि डायमेंशनल वेट हम किस तरह से काउंट करते हैं जब हम सोर्सिंग में करेंगे। लेकिन आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि वेट जो दिखने में नज़र आ रहा होता है सिर्फ वो वेट नहीं होता, डायमेंशनल वेट भी साथ चार्ज होता है। अब अगर आपके क्लाइंट की प्रोडक्ट पिलोज ही हैं, आपने वो उसको बता दिया, $10 बता दिए 1 केजी के, उसने 1000 पिलो ले लिए, बाद में पता चले जी ये $7000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा कि डायमेंशन ज़्यादा है आपकी प्रोडक्ट की। तो जब भी आपने सोर्सिंग करनी है, हमेशा अपने सप्लायर से ये क्लियर करना है कि जी मुझे इसका डायमेंशनल वेट बताएं, ताकि मैं उस हिसाब से इसकी प्राइस ले सकूँ सोर्सिंग। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं इंस्पेक्शन के ऊपर कि इंस्पेक्शन क्या होती है और ये क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है। इंस्पेक्शन आप सब लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ को चेक करवाना, उसको इंस्पेक्ट करवाना, इंस्पेक्शन है कि जी ये प्रोडक्ट चेक कर लें, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, ये इंस्पेक्शन कहाँ पे आती है? अब हम बैठे हैं पाकिस्तान में, हमने प्रोडक्ट सोर्स कर ली अलीबाबा के थ्रू चाइना से। अब शंघाई के किसी सप्लायर से आपने एक प्रोडक्ट खरीदी है ना, आप पाकिस्तान से वहाँ जा रहे हैं और जाना भी नहीं है, क्योंकि हम ये काम ही वर्चुअली कर रहे हैं, तो ये सारे काम घर बैठे होते हैं। अब हमें क्या पता कि उसने प्रोडक्ट सही भेजी है या गलत भेजनी है उसने, हमें तो नहीं पता। तो हम एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए हायर करेंगे चाइना से या किसी भी मुल्क से जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट है। हम उस कंपनी को कहेंगे जी आप हमारे बिहाफ पे जाके हमारी प्रोडक्ट चेक करें। अगर आपके 100 बॉक्सेस हैं तो वो जाके 10 या 15 बॉक्सेस खुलवाएंगे और उसमें से रैंडमली कोई यूनिट निकाल के देखेंगे कि किसी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। इसके बिल्कुल माइनर से चार्जेस होते हैं, यानी माइनर मैं इसलिए कहूँगा कि जो इन्वेस्टर है, जो बिजनेस कर रहा है अमेजोन पे, जो बेच रहा है, उसके लिए $300-400 या $500 बिल्कुल माइनर अमाउंट है, क्योंकि वो 15, 20, 25 हज़ार या $50,000 इन्वेस्ट करने जा रहा है। तो आपने अपने क्लाइंट को हमेशा ये कहना है कि आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपने ये पैसे बिल्कुल नहीं बचाने, आपने लाजमन इंस्पेक्शन करवानी है। इंस्पेक्शन की टीम जाएगी, चेक करके बता देगी, अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो रिजॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज़ आपको नुकसान क्या होगा अगर इंस्पेक्शन आप नहीं करवाते? नुकसान ये होगा कि प्रोडक्ट चली जाएगी, FDA में गई, कस्टमर के पास पहुंची, उसने देखा कि जी उस पर कोई दाग हैं, कोई टूटी हुई है, कोई मसला है, आपको नेगेटिव रिव्यू आएगा। जब नेगेटिव रिव्यू आएगा, आपकी शॉप का फीडबैक ख़राब होगा, आपके पास सेल्स कम होंगी, आपका अकाउंट सस्पेंड होने के भी चांसेस हैं अगर ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ आएंगे तो इसलिए हम ये छोटे छोटे जो इसमें पैसे लगने होंगे, क्लाइंट को हमेशा इस पर फोर्स करेंगे और उसे बताएंगे, उसे इंपॉर्टेंस बताएंगे कि जी इसलिए ये काम ज़रूरी है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए, और अगर नहीं करवाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे इंस्पेक्शन के अंदर। अच्छा, एक और चीज़ जो बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं जी आपने फ़र्ज़ करें शंघाई में एक बंदे से सामान खरीदा चाइना में, और अब आपने लॉजिस्टिक्स के लिए एक तीसरा बंदा हायर कर लिया। उसको आपने कहा कि जी आप जाएं शंघाई में, मेरा सामान उठा के ले आएँ और वो ला के और उसके बाद मुझे शिप कर दें। अच्छा, आप पैसे बचाने के लिए लोग क्या करते हैं, लोग कहते हैं जी आप जब सामान उठा के ले आएंगे ना अपने पास, तो मुझे ज़रा वीडियो कॉल करके सामान दिखा देना।
पहली गलती आपने ये कर ली कि जब सामान वहां से उठा लिया आपने, तो अब आप उस सप्लायर को क्लेम नहीं कर सकते। तो आपने ये गलती कभी भी नहीं करनी। इंस्पेक्शन उस फैक्ट्री में करवानी है जहां से सामान बनवाया है। जब आप उठा लेंगे और बाद में आप उन्हें कहें जी टूटा है या दाग है, तो वो उसका बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि आपने इंस्पेक्शन वहां पे करवानी और वीडियो कॉल पे नहीं करवानी। आपने थर्ड पार्टी हायर करके उससे इंस्पेक्शन करवानी है। वो इंस्पेक्शन करेंगे, जाके वो बताएंगे कि इसके अंदर क्या मसले हैं। वो पूरी उसकी एक रिपोर्ट आपको बना के देंगे। वो रिपोर्ट आप अपने क्लाइंट को देंगे, तो आपका क्लाइंट आपके काम से भी खुश होगा कि प्रोफेशनल आदमी है। वो कहेगा ये बच्चा या बच्ची बहुत प्रोफेशनल है जी, इन्होंने इंस्पेक्शन लोग नॉर्मली वीडियो कॉल्स पे भी कर लेते हैं, लेकिन वो कहेगा कि अच्छा इससे मेरे $300 तो लगवाए, लेकिन मेरे पास इतनी बड़ी रिपोर्ट ला के दी कि इसमें मेजर ये फॉल्ट्स हैं, इसमें माइनर ये हैं, मेजर में इतनी गुंजाइश होती है, फॉल्ट में माइनर में इतनी होती है, अगर इससे ज़्यादा है तो सप्लायर आपको पे भी करता है। ये आपका पहले कॉन्ट्रैक्ट में होता है। ये हम बाकी वीडियोस में ये चीज़ सीख चुके होंगे या मजीद हम सीख लेंगे कि सप्लायर से हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जी अगर इतनी गलती होगी तो गुंजाइश है, इससे ज़्यादा होगी तो आपको एक्स्ट्रा यूनिट देने पड़ेंगे या रिफ़ंड करना पड़ेगा या पार्शियल रिफ़ंड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारी तय होती हैं। तो इंस्पेक्शन हमेशा हम थर्ड पार्टी से करवाएंगे और उसकी रिपोर्ट अपने क्लाइंट को भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि प्रॉफिट को कैलकुलेट किस तरीके से किया जाता है और उसके क्या क्या मेथड्स होते हैं। सबसे पहले तो ये कि प्रॉफिट कैलकुलेटर होता क्या है। अब ये तो बहुत आसान सी बात है, आप सब लोगों को पता है कि कैलकुलेटर हम क्यों यूज़ करते हैं। कोई भी चीज़ जमा तफरीक करने के लिए, ज़रब करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, कुछ भी हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉफिट कैलकुलेटर या प्रॉफिट कैलकुलेटिंग इस पूरे बिजनेस का मेन या की फैक्टर है। अच्छा क्यों है? अगर आपने प्रोडक्ट हंट कर ली, आपने कहा जी मैं ये बेचूंगा, और आपने सोर्स कर ली और आगे बेचना शुरू कर दिया और आपने कैलकुलेट ही नहीं किया कि आपको बचेगा क्या, तो बिजनेस वैसे नहीं होता। हो सकता है आप लॉस कर जाएं। आपको पूरा काम पहले करना होता है। आप देखते हैं मैं ये प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूं अमेज़न पे, ये अमेज़न पे बिकती है $10 की। अब आप पूरा हिसाब करेंगे, इसको हम प्रॉफिट कैलकुलेशन कहते हैं कि जी 10 की बिक रही है, ठीक है। आपको पता चला कि मुझे $1 की मिलेगी। फिर आपने देखा कि $1 मेरी कॉस्ट आएगी इसको यूके या यूएसए भेजने की, $2 हो गए। फिर आपने देखा कि इस पे मेरी कॉस्ट आएगी तकरीबन $2 आगे क्लियरेंस में और वेयर हाउस के खर्चे, हर चीज़ मिला के आपने कहा जी $2 और आ जाएंगे, 4 हो गए। फिर आपने देखा कि जी $2 जब मैं इसको सेल करूंगा तो मुझे इस पे वैट भी पे करना है, यूके की अगर हम बात करें। आपने कहा जी $6 हो गए। $1 आपको कोई और कॉस्ट आपने लगाया कि जी अगर ये 3PL पे पड़ा होता है, 3PL पे भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर तरीके से। आपने कहा जी $7 में मुझे कॉस्ट कर रहा है और 10 में बिकेगा तो मुझे $3 बचेंगे, जो कि होगा 30%। इसको हम कहते हैं प्रॉफिट कैलकुलेटर। आप लोग कभी भी प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं करेंगे जब तक आप प्रॉफिट कैलकुलेट ना कर लें। आपने अंदाजे से नहीं करना कि बाद में देखेंगे कितने बच गए, कितने बच रहे हैं, मैं प्राइस बढ़ा दूंगा। एक चीज मार्केट में बिकती ही $10 की है, आप उसकी प्राइस 11 करेंगे, आपसे कोई भी नहीं लेगा। तो हमने पहले मार्केट रिसर्च करनी है कि मार्केट में कितने की बिक रही है, एवरेज प्राइस क्या है। उस एवरेज प्राइस के अकॉर्डिंगली हमने अपनी प्रोडक्ट सोर्स करनी है। सोर्सिंग में आपके काम आता है ना प्रॉफिट कैलकुलेटर, कि आपने देखा, हमने हिसाब लगाया कि हमें 7 में टोटल कॉस्ट आ रही है, 10 का बिक रहा है, लेकिन ये हमें मिला $1 का। तब सारे खर्चे डालने के बाद 7 में पड़ा जाके। लेकिन अगर हम देखते हैं कि जी हमें $3 का मिल रहा है, तो फिर तो ये सारे खर्चे डाल के हमें $9 में पड़ेगा। हमें तो सिर्फ $1 बचेगा, 10% बचेगा। तो हम ऐसी प्रोडक्ट में तो नहीं जाएंगे। फिर हम करेंगे क्या? या तो हम प्रोडक्ट चेंज करेंगे या हम सोर्सिंग में मेहनत करेंगे। हम लोग सप्लायर से फाइट करेंगे, यानी फाइट, प्राइस की फाइट की मैं बात कर रहा हूँ। प्राइस पे उसके साथ फाइट करेंगे, नहीं जी ये मुझे फलां जगह से भी सस्ता मिल रहा है, आप इसमें देखें, कंप्रोमाइज़ करें, मुझे सस्ती चाहिए। आप नए सप्लायर ढूंढेंगे, नए प्लेटफॉर्म्स पे जाएंगे, गूगल पे देखेंगे, अलीबाबा पे देखेंगे, और भरे पड़े हैं प्लेटफॉर्म्स। मेन अलीबाबा ही है, उस पर इतने सारे सप्लायर्स हैं। फिर आप ज़्यादा सप्लायर्स को कांटेक्ट करेंगे, आप उन्हें बताएंगे जी मुझे प्रॉफिट ही नहीं बच रहा कुछ, देखिए एवरेज प्राइस ये है, मुझे तो कुछ भी नहीं बच रहा है इसके अंदर। आप रूटीन के अंदर आप उसको सीधी एवरेज प्राइस अपनी नहीं बता देते, आपने हमेशा उससे वैसे ही फाइट करनी होती है प्राइस पे। चलें जी, हमें अब मिल गया कि जी ठीक है $1 में मिलेगा, कोई मान गया, फाइनल प्राइस हमें मिल गई। अब हमारे पास ये प्रॉफिट में आ गई है प्रोडक्ट। ये सारा हमें कैसे पता चला? कैलकुलेट करने से। कैलकुलेट हम किस तरीके से करते हैं? अब इसके लिए मेनली हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है FBA कैलकुलेटर, जो अमेज़न का अपना होता है, सेलर सेंट्रल, और एक हीलियम 10 के अंदर हमारे पास होता है प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। ये दोनों चीजें हम आगे जाके सीखेंगे।
प्रैक्टिकली मैं आपको इन कैलकुलेटर्स पे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि जी ये डायमेंशन है तो इसका अमेज़ॉन क्या फीस चार्ज करेगा, वो सब कुछ उसमें ऑटोमेटिकली ऐड होगी। आपने कौन कौन सी कॉस्ट ऐड करनी है, कौन सी नहीं करनी, कहाँ पे ऐड करनी है, किस तरीके से करनी है, कैसे प्रॉफिट आना है, ये सारी चीज़ें हम जाके अगली वीडियोज़ में हीलियम 10 में भी सीख लेंगे और FPA कैलकुलेटर पर भी सीख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि सप्लायर के साथ जो एग्रीमेंट होता है वो क्या होता है, किस तरह का होता है और वो क्यों ज़रूरी है। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि एग्रीमेंट होता क्या है। जब भी आप किसी से कोई चीज़ होलसेल में ख़रीदते हैं या ऐसी चीज़ ख़रीदते हैं जो आपने आगे बेचनी है, तो उसके लिए आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट साइन करते हैं। आपके ज़हन में सवाल आ सकता है ना कि जी हम मार्केट में जाते हैं, कोई चीज़ ख़रीदते हैं, हम एग्रीमेंट तो साइन नहीं करते। वो चीज़ें आप अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदते हैं, आप देख लेते हैं और चीज़ को ख़रीद लेते हैं। जब आप कोई चीज़ बेचने के लिए ख़रीदते हैं तो फिर उसमें आप प्रॉपर एक एग्रीमेंट करते हैं कि मुझे ये क्वालिटी चाहिए, इस तरह की पैकिंग होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपने मेंशन करनी होती है एग्रीमेंट के अंदर। अच्छा, आप लोग पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं कि हम अली बाबा पे चैट किस तरह करते हैं, जिसके साथ भी हमने डील करनी है, सप्लायर के साथ जो चैटिंग हो रही है, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि अटैचमेंट का एक बटन आ रहा होता है कि आपने कोई फाइल अटैच करनी है तो आपने वहाँ पे बेसिकली ये एग्रीमेंट अटैच करना होता है और आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि आप इसको प्रिंट आउट करके इस पे सिग्नेचर करके मुझे वापस इसी चैट में भेज दें। आप लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करनी। जब भी आप अपने सप्लायर से अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए कोई चीज़ ले रहे हैं तो एग्रीमेंट ज़रूर साइन करना है। एग्रीमेंट में क्या चीज़ें होती हैं कि जी प्राइस आपने, ये भी आप लोग चीज़ें सीख चुके हैं कि जी हमने FOB प्राइस लेनी है या DDP है, पैकेजिंग किस तरह की होगी, और उसके अंदर आप मेंशन करेंगे कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कितनी करूँगा, बैलेंस पेमेंट कब होगी, आइटम कब मिलेगी, कब वहाँ से शिप होगी, इवन आपकी पैकेजिंग का डिज़ाइन क्या होगा, इंसर्ट कार्ड, ये मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ स्क्रीन पे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि इंसर्ट कार्ड क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करनी होती है। तो अभी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। अब आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है, इस पर एक एग्रीमेंट सैम्पल है आपके सामने। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है किसी और प्रोडक्ट में वो ना हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट हो जिसमें कलर वेरिएशन ना होती हो, जिसमें साइज़ वेरिएशन नहीं है, जिसमें लोगो कहीं और पे है। तो ये सिर्फ एक सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये ज़रूरी नहीं कि अब जो एक एक लफ्ज़ लिखा है वो मैं इसमें पढ़ूंगा, क्योंकि ये एक सैंपल है। आप लोग जिस प्रोडक्ट की सोर्सिंग करेंगे हो सकता है वो इससे टोटली डिफरेंट हो। हमारे सामने ये लिखा आ रहा है एग्रीमेंट फॉर, आगे कोई भी प्रोडक्ट का नाम है। अब हमारे सामने लिखा आ रहा है कि जी हम इसको 3000 यूनिट का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। हम उसे कह रहे हैं कि जी एक हमने पहले ले लिया था आपसे, एज ए सैंपल मंगवाया था, तो 2999 आपने हमें भेज देने हैं। अब क्योंकि एग्जांपल एक हमारे पास ऐसी है कि जिसके अंदर कलर से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, तो फ़र्ज़ करें हमने सैंपल मंगवाया था ग्रीन कलर का, तो हमने उसको कहा कि जी अब आप प्लीज़ इसमें जो है ना वो रेड कलर ऐड कर दें, और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप बता देंगे कि लोगो कहाँ पे ऐड करना है और कलर आपको कौन सा चाहिए, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें कलर आते हैं। अच्छा, ये नीचे बस प्रोडक्ट की कुछ पिक्चर्स आ जाएंगी जो आपकी फाइनलाइज हुई है। अगर ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें 2-3 चीज़ें मिला के कुछ बन रहा है, तो फाइनल एक पिक्चर आ जाएगी जी इसमें इतना हिस्सा रेड होगा, इतना हिस्सा ब्लैक होगा, लोगो कहाँ पे होगा। अच्छा, नीचे फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख देंगे, उसको बता देंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारा ब्रांड लोगो जो है वो फ्रेम के ऊपर होना चाहिए, या अगर कोई टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है तो उसके साथ एक वॉश लेबल अटैच होता है, उस पर आपका ब्रांड नेम होना चाहिए। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट है आपकी कि आपका लोगो ऐड होना चाहिए। अब वो प्रोडक्ट पे जहाँ पे भी फिट आता होगा वहाँ पे सप्लायर कर देगा, आप भी उसको बता सकते हैं। फिर आप उसको, इसमें हम लिख रहे हैं कि जी आपसे हमारी ये प्राइस तय हुई है, इतने यूनिट्स की प्राइस तय हुई है, टोटल प्राइस हमारी इतनी बनेगी। अब फिर आप उसके पास आ जाते हैं, आप कहते हैं जी हमारा बॉक्स इस तरह का होना चाहिए, बॉक्स के ऊपर भी ब्रांड का लोगो होना चाहिए हमारा, और जिस तरह की हमने सैंपल ऑर्डर किया था, जो भी चीज़ हमारी उससे चैट में हुई है ना बात, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। अच्छा, फिर हम आपसे कहते हैं कि जी इंसर्ट कार्ड मैंने आपको कहा था, मैं आपको बताता हूँ। इंसर्ट कार्ड होता है बेसिकली आपकी प्रोडक्ट की जिसके ऊपर पिक्चर और इन्फॉर्मेशन होती है, जो प्रोडक्ट के अंदर होता है कार्ड। अगर आप कोई बेडशीट खरीदते हैं तो आप देखते हैं कि उसकी एक पैकिंग होती है, उसके अंदर एक कार्ड होता है जो आपको ऊपर से नज़र आ रहा होता है, उस पर लिखा होता है कि ये कॉटन है या माइक्रोफाइबर है या पॉली कॉटन है, प्रोडक्ट का मटेरियल लिखा होता है, उस प्रोडक्ट की प्राइस लिखी होती है, आपका लोगो होता है, कुछ भी जो भी आप मेंशन करना चाहें उसको हम कहते हैं इंसर्ट कार्ड। तो हम कहते हैं जी इंसर्ट कार्ड हमारा रेड कलर का होना चाहिए या ब्लू होना चाहिए या ग्रीन होना चाहिए, जो भी आप चाह रहे हैं वो आप उसको बता देते हैं।
फिर आप उसको बताते हैं कि जी जो मैंने आपको कलर बताया है बस यही होना चाहिए, इसके अलावा कोई और लोगो या कोई और कलर इंसर्ट कार्ड पे नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको एग्जांपल्स ही दे रहा हूँ। अगेन ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आपने बाद में ये नहीं कहना शुरू कर देना कि जी वो सर ने ये चीज़ें बताई थी, अब ये तो हमारे प्रोडक्ट में आ नहीं रही तो हम कैसे सोर्सिंग करेंगे। आपने सोर्सिंग करनी है, जो चीज़ें रेलिवेंट हैं वो ऐड हो जाएंगी, जो नहीं रेलिवेंट वो आप लोग रिमूव कर देंगे इसमें से। फिर आप उसे कहते हैं जी इंसर्ट कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए। अब आपका फ़र्ज़ करें आपका कोई जर्मन क्लाइंट है, आप अमेज़ॉन जर्मनी में लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसे कहेंगे कि इंसर्ट कार्ड जर्मन में होना चाहिए। अगर फ्रांस में कर रहे हैं तो आप कहेंगे जी फ्रेंच में होना चाहिए। स्पेन में कर रहे हैं तो आप कहेंगे स्पेनिश में होना चाहिए। लेकिन वहाँ भी आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, उसके कीवर्ड रिसर्च पे जब आप जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि इस प्रोडक्ट को जो सर्च किया जाता है वो इंग्लिश कीवर्ड्स के थ्रू किया जाता है या स्पेनिश कीवर्ड के थ्रू। अगर हम स्पेन की बात करें, अगर फ्रांस की बात करें तो आप देखेंगे कि ये फ्रेंच में लोग आके लिखते हैं या इंग्लिश में आके लिखते हैं। तो जिस लैंग्वेज में ज़्यादा ढूंढा जा रहा है, ज़्यादा जिस बारे में पूछा जा रहा है, जिस बारे में लिखा जा रहा है, हम लोग उसी लैंग्वेज का इंसर्ट कार्ड बनवाएंगे। या हम अपने जो हमारा क्लाइंट है उसकी रिक्वायरमेंट उससे पूछ लेंगे, उससे कहेंगे आप क्या कहते हैं इस बारे में। उससे सिर्फ एक आइडिया लेंगे। तो फाइनल आपने करनी है ये सारी चीज़ें। तो जो भी फाइनलाइज आप करेंगे लैंग्वेज, वो आप उसको बता देंगे कि इस लैंग्वेज का हमारा इंसर्ट कार्ड बना दे। फॉर एग्जाम्पल आपने पाकिस्तान में एक चीज़ बेचनी है, अब आप उसे अगर बताएं ही ना लैंग्वेज, वो अगर चाइनीज़ लैंग्वेज में बना के भेज दे तो वो तो एक अजीब सी चीज़ हो जाएगी ना। या तो आप उर्दू में बनवाएंगे या आप इंग्लिश में बनवाएंगे, कि वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर मुल्क में बोली जाती है, हर मुल्क के लोगों को कहीं ना कहीं आती है। तो आप कहते हैं जी चलेंगे आप इंग्लिश में। और पाकिस्तान में ऐसे होता है, आप अक्सर चीज़ें खरीदते हैं तो उसका इंसर्ट कार्ड वगैरह इंग्लिश में होता है। तो जिस लैंग्वेज में भी आपने करना है वो आप उसको बता देंगे। फिर जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि जब आप उससे फाइनल कर रहे होंगे चीज़ें तो उसको बताएंगे कि प्राइस हमारी 6 महीने तक फिक्स रहेगी, हम 6 महीने तक इस प्राइस को चेंज नहीं करेंगे, वो आपका यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। फिर आप उसको लिख देंगे कि आपका इंसर्ट कार्ड का मेन टाइटल क्या होगा, या आपकी प्रोडक्ट के ऊपर अगर आपने कुछ लिखवाना है तो वो कहाँ पे होगा, किस साइज में होगा, उसके स्पेलिंग क्या होंगे, सारे वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल होंगे या किसी वर्ड का फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल होगा, कैपिटल होगा। ये सारी चीज़ें आपने इस एग्रीमेंट में लिख के भेजनी है, क्योंकि आपके सप्लायर ने यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो आपने जो उसको चीज़ लिख के भेज देनी है वही फाइनल होगी। अगर उसमें वो कोई मिस्टेक करता है तो फिर वो जिम्मेदार होगा उसका। अगर आपने उसको बताया ही नहीं है, उसने अपनी मर्जी से कुछ भी कर दिया, कुछ भी लिख दिया है, तो फिर आप उसे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। फिर आपने उसको एक ये बात फाइनल करनी है कि जो मैंने आपको नेगेटिव रिव्यूज़ बताए थे वो नहीं होने चाहिए। नेगेटिव रिव्यू क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई बंदा गलत आके लिख रहा है। तो जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं तो हंटिंग में हम हमेशा अपने कंपेटिटर के जो भी प्रोडक्ट पहले लोग बेच रहे हैं उनके जाके नेगेटिव रिव्यूज़ देखते हैं कि किस वजह से नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एक टेक्सटाइल की प्रोडक्ट है और उस पर नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं कि एक पिलो केस है, वो कहते हैं जी पिलो पे दाग होते हैं, स्टेन्स होते हैं पिलो पे, ये नेगेटिव रिव्यूज़ आते हैं। तो आप अपने सप्लायर को बताएंगे कि बाकी लोगों के इस वजह से नेगेटिव आ रहे थे, ये हमें पता चल गई है रीज़न, इस पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए, किसी और वजह पे भी नहीं आना चाहिए, लेकिन जिस पे पहले लोगों को आ रहे हैं उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो नेगेटिव रिव्यूज़ से बचना है। फिर ये बॉक्स की फाइनल पिक्चर जो भी आपने फाइनलाइज की है, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसका बॉक्स है, कुछ ऐसी भी होते हैं जिनका बॉक्स नहीं होता, उनकी नॉर्मल पैकेजिंग होती है, सी थ्रू पैकेजिंग होती है, अंदर इंसर्ट कार्ड होता है, जैसे बेडशीट है, वो नॉर्मली किसी बॉक्स में पैक नहीं होती। लेकिन जिस प्रोडक्ट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी प्रोडक्ट है ये बॉक्स के अंदर आती है। तो अगर आपका बॉक्स है तो आप बॉक्स फाइनल करेंगे, अगर बॉक्स नहीं है तो उसके साथ आप इंसर्ट कार्ड फाइनल करेंगे। फिर आप उसको ब्रांड का जो लोगो है आपका वो भी मेंशन करेंगे कि जी ब्रांड का लोगो आपने इंसर्ट कार्ड के ऊपर एक साइड पे लगाना है। अब ये ऊपर लगा लें, नीचे साइड, दाएं बाएं, ये आप लोगों को इतना समझ आ जानी चाहिए जितने लेक्चर्स अभी हो चुके हैं कि ये सब चीज़ें आपको जो बताई जा रही हैं इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली कहीं ना कहीं हो सकती है। तो आप लोगो एडजस्ट करवा लेंगे जहाँ पे भी अच्छा लग रहा होगा इंसर्ट कार्ड पे। लोगो आपने उसको बता देना है कि ये लाजमन मेंशन करना है, इसीलिए हमने ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है। और बस फिर उसके बाद एक फाइनल पिक्चर आप उसे दे देंगे कि बॉक्स इस तरह का होगा, प्रोडक्ट इस तरह की होगी, प्रोडक्ट इस कलर की होगी, और नीचे आप उसको नोट दे देंगे कि मैं आपको 30% एडवांस पे करूंगा, 70% आपको मिलेगा इंस्पेक्शन के बाद। इंस्पेक्शन भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जब प्रोडक्ट आपकी रेडी हो जाती है तो आप किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू कोई भी कंपनी हायर करके चाइना में या यूके में या अमेरिका में जहाँ भी आपकी प्रोडक्ट है उसकी इंस्पेक्शन करवाते हैं कि इसमें कोई गलती तो नहीं है, ये प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है।
तो आप उसको कहते हैं कि इंस्पेक्शन के बाद मैं आपको बाकी का 70% पे करूंगा। जो भी बात आपकी चैट में हो रही थी आप एक जगह पे कॉन्ट्रैक्ट में लिख के उसको भिजवा देंगे और वो इसको साइन करके आपको वापस भिजवा देगा। आप लोगों के सामने मैंने ये जो अभी एग्जांपल दी, आपने इसको अच्छी तरीके से देख लिया। ये एक सैंपल है। अब इसमें तस्वीर ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, कोई लाइन ऊपर हो सकती है, कोई लाइन नीचे हो सकती है, लेकिन ये सारी चीजें जो अभी आपने देखी हैं ये मेंशन होनी चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि ये सारी मेंशन होंगी, इससे कम भी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जिससे भी चीज खरीद रहे हैं उसमें जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप उससे एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे और साइन करके अपने पास भी एक कॉपी रख लेंगे, सप्लायर के पास तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉपी। अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने जा रहे हैं कि 3PL। आप लोगों ने आमतौर पे सुना होगा 3PL, हर बंदा सुनता है जी, जो भी अमेज़ॉन का काम कर रहा है या वी है। तो 3PL होता क्या है? ये होता है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स। अच्छा, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और ये क्या होता है? आप लोगों को पता होगा कि कोविड में अमेज़ॉन के जो वेयर हाउसेस थे वो फुल हो गए थे। अमेज़ॉन के पास जगह ही नहीं थी सामान रखने की, क्योंकि आप लोगों को पता है लॉकडाउन हुआ, सारी चीज़ें ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गई, अब बाइंग ज़्यादा हो रही है, सेलर अपना सामान भेज रहे हैं, तो अमेज़ॉन ने कहा मेरे पास तो जगह ख़त्म हो गई है, तो आप मुझे थोड़ी सी चीज़ें भेजा करें। फॉर एग्जाम्पल, पहले अगर मैं अमेज़ॉन को 10,000 यूनिट इकट्ठे भेजता था, तो अमेज़ॉन ने कोविड में मुझे कह दिया जी अब आपने 2,000 यूनिट भेजने हैं। अब मैं 10,000 भेज रहा हूँ, मैं 2,000 भेजूँ तो मैं बाकी कहाँ पे करूँ? अब चाइना से तो मैं ये नहीं करूँगा ना कि 2,000 लेके आऊँगा, चाइना से तो मुझे इकट्ठा सामान लेके आना होगा। तो फिर हम लोगों ने क्या शुरू किया, हमने 3PL सर्विसेज लेना शुरू कर दी। यानी जिन लोगों के प्राइवेट वेयर हाउसेस थे यूके में, हमारा सामान उनके पास जाता था, उनके पास जाने के बाद वो 2,000 आगे भेज देते थे। जैसे ही वो 2,000 ख़त्म होने वाले होते थे तो वो अगले 2,000 भेज देते थे। हम ये काम चाइना से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब 2,000 ख़त्म होंगे और आप चाइना से मंगवाएंगे तो आने में 1.5 महीना लग जाएगा। इसलिए हमें ज़रूरी था कि हम लोकल 3PL यूज़ करें, कि लोकली सामान पड़ा हो, जैसे ही ख़त्म होने लगे हम दोबारा भेज दें। तो ये 2020 के स्टार्ट से ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी और अभी तक ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है, अगरचे पहले से कम है। पहले अगर लिमिट 2,000 की थी, अब अमेज़ॉन ने 5,000 की कर दी है, लिमिट थोड़ी बेहतर हो गई है, लेकिन प्रॉब्लम ये अभी भी है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने अपने क्लाइंट को डे फर्स्ट को बतानी है कि अगर हमारा सामान अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे ना रखने दिया उसने, या जगह कम हुई, हम कहीं और रखेंगे, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ेंगे। 3PL वाला आपसे अलग से पैसे लेगा, ऑफ कोर्स वो रखेगा तो उसके पैसे चार्ज करेगा। हाँ ठीक है, आपके उधर से भी पैसे बचेंगे ना, अमेज़ॉन के जब वेयर हाउस पे नहीं पड़ा होगा वहाँ से भी कुछ बचेंगे, लेकिन ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है। और फिर आपको इसकी रीलेबलिंग करवानी पड़ती है कि बॉक्स लेबल आपको नए लगाने पड़ते हैं। ये हम लिस्टिंग क्रिएशन में सीखेंगे बॉक्स लेबल का। तो थोड़ी थोड़ी लेबर कॉस्ट भी ऐड हो जाती है, तो एक एक्स्ट्रा खर्चा है, लेकिन बिजनेस का हिस्सा है, सारे लोग करते हैं, हम भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि रिवर्स सोर्सिंग क्या होती है। बहुत आसान है। हम जब नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट अलीबाबा पे ढूंढते हैं या किसी भी और वेबसाइट पे ढूंढते हैं, हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है, सर्च बार में हम अपने प्रोडक्ट का नाम लिखते हैं, पिलो लिख दिया, तो उसके साथ लिखा आ रहा होता है प्रोडक्ट्स। अगर आप उसको चेंज करके सप्लायर कर देंगे कि जी हमें पिलो के सप्लायर्स दिखाए, सप्लायर जब वो डायरेक्टली दिखाएगा तो उसमें हमें उस सप्लायर के कैटलॉग में ये भी पता चल जाएगा कि वो और भी क्या क्या चीज बेचता है। अच्छा, हमें इसकी जरूरत कब और कहां पेश आती है और क्यों जरूरी है? इसलिए भी जरूरी है कि जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन पर या वॉलमार्ट पर या ईबे पर या इट्सी पर बिकना शुरू हो जाती है, तो पहला 1 महीना 2 महीने हम लोग देखते हैं कि हमारे ऑर्डर्स किस तरतीब से आ रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ तो नहीं आ रहे, नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं तो किस वजह से आ रहे हैं। अब हम उन सारी चीज़ों को कलेक्ट करते रहेंगे एक शीट में और नई सोर्सिंग के लिए भी कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि आपको याद है मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे सप्लायर के साथ कि 6 महीने तक आप अपने प्राइस चेंज नहीं करेंगे। हमने उसको बाउंड कर लिया, लेकिन वो हमें बाउंड नहीं कर सकता कि आप किसी और से नहीं खरीदेंगे। हमारे पास ऑप्शंस ओपन है, हम कहीं किसी और से भी खरीद सकते हैं सामान। अब हम क्या करेंगे, दोबारा बैठेंगे सोर्सिंग करने और देखेंगे कि क्या हमें उससे कम प्राइस पे कहीं और से मिल जाता है। अब प्रोडक्ट जब हमने ऑर्डर की थी उसके बाद 2-3 महीने लगे, वो पहुंच गई अमेरिका में या यूके में, बिकना शुरू होगी,
अब इस सारे प्रोसेस को 4 से 5 महीने गुजर चुके हैं, तो हम उसके बाद कोशिश करेंगे कि हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसा हुआ हो कि प्रोडक्ट हमें मजीद सस्ती मिल जाए, मजीद अच्छी क्वालिटी की मिल जाए, सेम प्राइस में क्वालिटी अच्छी मिल जाए, या सेम क्वालिटी में प्राइस कम मिल जाए, या अगर हमें नेगेटिव रिव्यूज़ आ रहे हैं तो हम देखते हैं जी इस सप्लायर को हमने बताया भी था कि हमारे नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं आने चाहिए, फिर भी आ रहे हैं, अब हम सप्लायर चेंज करने के ऑप्शन की तरफ जाते हैं। तो इसलिए उस सूरत में हम रिवर्स सोर्सिंग भी करेंगे, डायरेक्ट सोर्सिंग भी करेंगे, प्रोडक्ट सोर्सिंग पे भी जाएंगे, सप्लायर सोर्सिंग पे भी जाएंगे, अलीबाबा को भी देखेंगे, लोकल वेबसाइट्स भी देखेंगे, गूगल पे जाके भी देखेंगे। हम अब ज़्यादा बेहतर तरीके से वर्किंग करेंगे क्योंकि अब हमारी प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई है। अब हमें उस पर मज़ीद मेहनत करनी है कि नेगेटिव रिव्यूज़ अगर आ रहे हैं तो वो ना आएँ, और क्या सूरत है कि हम अपनी सेल को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए प्राइस बेहतर ले सकें या क्वालिटी बेहतर। अब ये जो मैंने आपको बात की है क्वालिटी और प्राइस, इससे क्या मुराद है? पिलो है, उसकी फिलिंग है 500 ग्राम और वो हमें मिल रहा है $5 का। तो आप अलीबाबा पे दोबारा सोर्सिंग शुरू कर देते हैं। अब आप एक नए बंदे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं जी मुझे आप क्या ऑफर कर सकते हैं, मुझे इस प्राइस पे ये मिल रहा है और मैंने खरीद लिया और मैं बेच रहा हूं। अब आपके पास एक और बेनिफिट है, पहले आप उसको बता रहे हैं कि मैं खरीदूंगा और बेचूंगा, तो वो भी सोच रहा होगा पता नहीं बेचेगा कि नहीं बेचेगा। अब आप उसे बताएंगे कि मैं बेच रहा हूं, ये मेरा लिंक है अमेज़न की प्रोडक्ट का, आप जाके देखें, मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी एक सेलर हूं। अब वो आपको कोशिश करेगा कि किसी तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी बेच रहा है, इससे सारी सेल्स मैं ले लूं। आप उसे कहेंगे आप मुझे क्या ऑफर करेंगे? हो सकता है वो आपको ऑफर करे कि मैं आपको दूंगा तो $5 में, लेकिन आपकी फिलिंग है 500 ग्राम, मैं आपको दूंगा 600 ग्राम, मैं आपकी क्वालिटी अच्छी कर दूंगा। या वो कहेगा जी 500 ग्राम ही है, या आप उसे कहते हैं जी मुझे क्वालिटी पे कोई इशू नहीं है, क्वालिटी पे मुझे बिल्कुल ठीक चल रहा है, मेरे पास रिव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, आप क्या ऑफर करेंगे? वो कहता है चलें आप $5 का ले रहे हैं, मैं आपको $4.5 का दे देता हूँ। तो हमें कोई ना कोई अच्छी चीज वो ऑफर करेगा। और रीजन मैंने आपको बता दी, पहले वाले सप्लायर के पास हम जा रहे थे, हम आप उसे जितनी मर्जी कहानी सुना दें कि जी हम बहुत बड़े सेलर हैं, बहुत बड़ी कंपनी है, वो कहेगा ठीक है अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं ये वाली प्रोडक्ट, लेकिन अब की बार हम उसे कहेंगे ये देखिए हम बेच रहे हैं, तो अब वो आपको ज्यादा सीरियस लेगा। आइए अब इस पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम चले गए जी अलीबाबा पे, और यहां पे हमने लिख दिया पिलो, पिलो लिख के एंटर किया। अब हम ये देख रहे हैं कि हमारे साथ ये देखें, ये प्रोडक्ट्स लिखा आ रहा है, हमने इसको एंटर कर दिया तो हमारे सामने ये पिलोस की डिटेल्स आ गई, कुछ सप्लायर्स आ गए हमारे सामने। एक और ऑप्शन हमारे पास क्या होती है जो हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टली बता देता हूं कि ये प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके आप इसको सप्लायर्स कर दें। सप्लायर्स कर देंगे तो अब हम इसे कहते हैं जी ये रिवर्स सोर्सिंग हो गई है। बाकी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये क्यों करते हैं और रिवर्स सोर्सिंग में हमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जब हमारी प्रोडक्ट वहाँ पे अमेज़ॉन पर बिकना शुरू हो जाती है तो हम क्यों एक दफ़ा दोबारा वर्किंग करते हैं सारी। ये मैं आपको अभी जब मैंने आपको डिटेल बताई है शुरू में, तो मैंने आपको जिक्र किया था एक वेबसाइट है 1688, उसको भी हम वैसे खोल के देख लेते हैं। अब देखिए मैंने आपको अलीबाबा डिटेल से बताया, फिर मैंने आपको थॉमस नेट डिटेल से बताया, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी और सोर्सिंग की वेबसाइट हो तो आप उसको देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आपने काम किस तरीके से करना है। लेकिन हम फिर भी चले देखते हैं जी 1688, ये चाइना की एक लोकल सोर्सिंग की वेबसाइट है। ये हमारे सामने आ गई, हमने इस पर क्लिक कर दिया, हमने ये वेबसाइट खोल ली 1688, और ये सब चाइनीज में। अब आप क्या करेंगे? अब आपने LMS पे मैसेज नहीं करना शुरू कर देना, आपने सिंपली यहाँ जाके इंग्लिश पे क्लिक कर देना। आपको जहाँ पे नहीं समझ आए आप 100 दफ़ा सवाल करें, लेकिन बेसिक चीज़ों के लिए मैसेज करने के बजाय खुद से देखना है आपने, क्योंकि अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आप चीज़ों को बेहतर तरीकों से सीखेंगे नहीं, तो प्रैक्टिकली आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। आपको हर स्टेप पे जब आपका क्लाइंट मिलेगा, हर स्टेप पे आप LMS पे मैसेज तो नहीं करेंगे कि जी मुझे सर ने बताया था कि आपने पूछना है हाउ आर यू, तो अब इस बंदे को तो इंग्लिश आती नहीं, मैं क्या पूछूं? भाई उससे पूछ लो आपका क्या हाल है। मतलब चीज़ों को एक एक चीज़ पे बिला वजह मैसेज नहीं करना शुरू कर देना। जहां ज़रूरत हो 100 दफ़ा करें, लेकिन जहां ज़रूरत नहीं है खुद से कॉमन सेंस यूज़ करनी है आपने, क्योंकि ये काम ही ऐसा है कि इसके अंदर चेंजिंग कहीं ना कहीं आती रहेगी। इंटरनेट की दुनिया है, जैसे मैंने आपको बताया, थीम चेंज हो सकता है। जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आप में से कोई इस वीडियो को देर से देख रहा हो,
वो कहेगी जी सर ने जब अलीबाबा खोला था तो वो ऑरेंज कलर का होता था, अब तो ये ब्लू कलर का हो गया, अब हम क्या करें। आप मेहनत करें, ये कलर स्कीम पे और ये थीम पे, इस चीज़ों पे जाके आपने भाग नहीं जाना या आपने किसी को तंग नहीं करना शुरू कर देना कि जी अब हम क्या करें। आपने खुद से देखना है। अल्लाह ताला ने आपको अकल अता की है, फ़हम अता की, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, आप स्क्रीन देख रहे हैं, अल्लाह ने आपको इतनी समझ अता की है, तो इस समझ को थोड़ा सा और ज़्यादा इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे कहीं अगर कोई इंटरफेस चेंज है, कोई चीज़ें हैं, तो आपको खुद पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। यहाँ पे मैंने आके इंग्लिश पे क्लिक कर दिया तो अब ये इंग्लिश में हो गया, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा, अब इसमें फिर कोई टेंशन की बात नहीं कि ये थोड़ा सा चाइनीज़ में क्यों लिखा आ रहा है, लिखा आ रहा है, लिखा आता रहे, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने अपना काम करना है, हमें अपने काम से गर्ज है। काम के अलावा हमारे पास इस स्क्रीन पे क्या आ रहा है, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमने इसको इंग्लिश में कर लिया है। अब हमारे सामने देखें ये कैटेगरीज आ रही हैं, चिल्ड्रंस क्लोथिंग की आ रही है, होम फर्निशिंग की आ रही है, फूड ड्रिंक की आ रही है, ब्यूटी मेकअप की आ रही है। आपको जिस भी फील्ड में प्रोडक्ट चाहिए, जो कि हम अलीबाबा और थॉमस नेट पे सीख चुके हैं, ये सिंपली एक मैं आपको ओवरलुक दे रहा हूँ यहाँ पे, वो आप यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे, ये ऊपर लिखा आ रहा है सर्च फॉर गुड्स सप्लायर परचेज। यहाँ पे उसी तरह लिखना है जैसे अलीबाबा पे लिखा था, फिर भी हम एक दफ़ा लिख लेते हैं। यहाँ पे पिलो लिखा है, अब पिलो लिख के एंटर मैं नहीं करूँगा, क्योंकि अब आपको पता है कि एंटर कैसे करते हैं, सर्च कैसे करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बता दिया। अब आप इसको खुद से प्रैक्टिकल करें। आज आप खोलें 1688 और उस पर जाके देखें, पिलो लिखें, ग्लास लिखें, मेकअप का सामान लिखें, ब्यूटी का सामान लिखें, जो चीज़ भी आपको चाहिए या नहीं भी चाहिए तो प्रैक्टिस के लिए लिखते रहें और देखते रहें किस तरीके से सप्लायर आते हैं, किस तरह उनसे कॉन्टैक्ट किया जाता है। ये मैं आपको थॉमस नेट पे भी बता चुका हूँ, अलीबाबा पे भी बता चुका हूँ। अब अगर आप में से कोई ये कहे कि जी इस पे तो कॉन्टैक्ट सप्लायर ऊपर आ रहा है, उस पे नीचे आ रहा था, ये मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि कहीं भी हो सकता है। आपका काम है चीज़ों को सीखना, आपने ये नहीं देखना कौन सी चीज़ कहाँ पे है, आपको पता होना चाहिए कि सप्लायर से कॉन्टैक्ट कैसे किया जाता है। अब वो कॉन्टैक्ट सप्लायर चाहे ग्रीन कलर का बटन हो चाहे रेड कलर का हो, ये हमारा मसला नहीं है। हर वेबसाइट का चेंज हो सकता है, हमने इन चीज़ों पे नहीं जाना, हमने काम पे फोकस करना है। चलें जी, प्रैक्टिकली आप लोगों ने देख लिया, पहले भी आप लोग देख चुके थे, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट सा बताया ताकि हम एक ही चीज़ को रिपीट ना करते रहें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप वो पुरानी वीडियो जाके दोबारा देख सकते हैं। कोई भी ऐसी वीडियो, कोई भी ऐसी बात, हंटिंग है, सोर्सिंग है, हीलियम 10 मैंने आपको बताया, कोई भी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आ रही, बजाय इसके कि मैं एक नई वीडियो में आपको जीरो से वो करके दिखाऊं, आप पुरानी वीडियोस में जाएं जो आप देख चुके हैं, आपके सिस्टम में ऑलरेडी मौजूद है, आपको पता है, तो आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट बता दिया है कि प्रोडक्ट सोर्सिंग या सप्लायर सोर्सिंग किस तरीके से होती है। अस्सलाम वालेकुम। अब से हम लोग सीखने जा रहे हैं अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल को। तो अभी आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो से हम इसको स्टार्ट करेंगे और फिर अगली कुछ वीडियोस तक हमारा सेलर सेंट्रल चलेगा। अच्छा, सेलर सेंट्रल है क्या? आपको याद है हम लोगों ने पिछली वीडियोस में प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान अमेज़ॉन खोल के देखा, amazon.com या amazon.co.uk। अब ये तो वो अमेज़ॉन अकाउंट था जो हर बायर का होता है, जिसने अमेज़ॉन पे गया और कुछ खरीद लिया, वो था amazon.com। अब जो सेलर है, जो बेच रहा है अमेज़ॉन पर, खरीदने वाले को जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं, जो प्रोडक्ट की लिस्टिंग नज़र आ रही है, जो उसका टाइटल, जो उसके डिस्क्रिप्शन नज़र आ रहा है, वो सब कुछ आखिर कहाँ से सेट किया जा रहा है, उसका एक अलग अकाउंट होता है। सेलर का हमेशा एक अलग अकाउंट होता है, बायर का अकाउंट अलग होता है, तो हम सेलर सेंट्रल उसको बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास अभी नहीं है, लेकिन हम लोग ये सीख चुके हैं आईडी क्रिएशन में, आपने अभी इस पर नहीं जाना। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता, आपने अकाउंट बनाने की कोशिश नहीं करनी। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, इसमें डिफरेंट टैब्स हैं। टैब्स क्या होते हैं ये अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हर वीडियो में मैं आपको अलग अलग टैब्स बता रहा हूँ, किसी में हो सकता है 2-3 बता दूं, किसी में एक बता दूं। तो आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है, जो स्क्रीन पे बाकी नजर आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना। ये नहीं कि मैं आपको कैटलॉग का टैब बता रहा हूँ और आप कहें जी आगे तो इन्वेंट्री आ रहा है, हमें तो पता नहीं हम क्या करेंगे। जब तक आप इन्वेंट्री पे पहुंचेंगे वो मैं आपको प्रैक्टिकली बता दूंगा जब हमें उसकी ज़रूरत पेश आएगी। जब उसकी ज़रूरत नहीं है तो आपको वो नहीं पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट होगी। तो इसलिए हम आए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली। आज हमारा पहला लेक्चर है इस हवाले से, इस वीडियो में सेलर सेंटर के हवाले से हमारा ये पहला लेक्चर है। हम कैटलॉग के टैब से स्टार्ट करते हैं और फिर अगली कुछ वीडियोज़ में हम इसको मुकम्मल सीख जाएंगे। चलें जी, हमारे सामने अब सेलर सेंटर एक खुला हुआ है, ये यूके का है
sellercentral.amazon.co.uk। तो जिस भी मार्केट प्लेस में अब ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि अमेजोन डिफरेंट कंट्रीज़ में है, कि हमारे सामने टैब आ रहा है कैटलॉग का। ये आप लोग देख रहे हैं, ये कैटलॉग का टैब आ रहा है हमारे पास। अच्छा, हम इस कैटलॉग टैब पे चले जाते हैं और आगे हमारे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं जी। ऐड प्रोडक्ट्स, कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स और व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। अच्छा, ऐड प्रोडक्ट हमें लफ्ज़ से ही पता चल गया कि जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ऑप्शन देगा कि प्रोडक्ट जो हमने ऐड करनी है, जो लिस्ट करनी है। यानी अगर आप ग्लास बेचना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे ग्लास की लिस्टिंग करेंगे, उसकी तस्वीरें लगाएंगे, उसका कंटेंट लिखेंगे, तो तब जो बायर अकाउंट है उसको हमारा ग्लास नजर आएगा। जब हम लिस्ट करेंगे तो उसको नजर आएगा ना, अदरवाइज तो उसको नहीं पता चलेगा कि हम लोग भी ग्लास बेच रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम आके ये हम अगली वीडियोस में सीखेंगे कि प्रोडक्ट ऐड करते कैसे हैं। ये यहाँ पे लिखा रहा है ना, प्रोडक्ट नेम, यूपीसी, एसिन, ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं इसके अंदर। कि अगर आपने होलसेल आप कर रहे हैं तो आपने किसी की लिस्टिंग को जाके मी टू करना है, या आपने नई प्रोडक्ट लिस्ट करनी है तो उसके लिए एक कोड होता है, यूपीसी कोड हम उसे कहते हैं। वो बार कोड हम परचेज करते हैं, वो बार कोड परचेज करने के बाद उस बार कोड से ये लिस्टिंग होती है। लेकिन ये हमारा अगली वीडियोस पे प्रॉपर टॉपिक है, इसलिए हम ऐड प्रोडक्ट नहीं कर रहे। यहाँ पे सिर्फ आपको बता दिया कि ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये टैब आएगा। यहाँ पे आप एसिन डालेंगे हम या यूपीसी कोड डालेंगे, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करेंगे ये हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन में सीखेंगे। अच्छा, अगला हमारा टैब है जी कैटलॉग में कंप्लीट योर ड्राफ्ट्स। अच्छा, ड्राफ्ट क्या होता है? आप लोग बाज़ दफ़ा देखते होंगे कि आप किसी को ईमेल करने लगे हैं, ईमेल आप कर रहे हैं और आप उसे सेंड नहीं करते हैं, अचानक इंटरनेट चला गया है या कोई इशू आ गया है या वैसे ही आपने सेंड नहीं की, आपने उसे क्लोज कर दिया, तो वो ड्राफ्ट में सेव हो जाती है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि ये आपकी चीज़ आपके पास तैयार है या इसमें आपने कोई मज़ीद चेंजिंग करनी है, लेकिन ये भेजी नहीं है, फाइनल नहीं है, अभी आप ये तैयार कर रहे हैं तो इसलिए ये ड्राफ्ट में है। तो जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा कि हमारे पास ऑप्शन आ रही होती है कि हम इसको लिस्ट कर दें, अवेलेबल कर दें बायर के लिए, या अभी इसको ड्राफ्ट में रखें। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी अभी 2-3 लाइनें और हमने ऐड करनी है, अभी फाइनल नहीं हो पा रही, हमारा 70% काम हो गया लिस्टिंग क्रिएशन का, जो कि हम सीखेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में, तो हम उसको ड्राफ्ट कर देंगे। और जब बाकी का 30% कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम उसको सेव और कंटिन्यू करके उस लिस्टिंग को प्रॉपर लाइव कर देंगे बायर्स के लिए। एक और हमारे पास इसमें नीचे टैब आ रहा है व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस। यानी कोई ऐसी प्रोडक्ट है, फर्ज करें वो गेटेड कैटेगरी है, गेटेड और अनगेटेड भी हम लोग सीखेंगे। इन शॉर्ट आपको बता देता हूँ गेटेड क्या होता है। गेटेड सोसाइटी से आप लोग एग्जांपल ले लें कि हर बंदा नहीं उसके अंदर जा सकता, सिक्योरिटी होती है, वो कहते हैं जी आपने किसको मिलना है, किसके पास जाना है। अनगेटेड ये है कि कोई भी आ जाए। इसी तरह प्रोडक्ट्स के अंदर भी गेटेड और अनगेटेड की कैटेगरी होती है। गेटेड होती है कि उसके लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होती हैं, जिस तरह फूड की आइटम है, कोई मेडिकेशन के रिलेटेड आइटम्स हैं, कोई ब्यूटी के रिलेटेड ऐसे आइटम्स हैं जिसमें केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होते हैं, या इस तरह की और प्रोडक्ट्स। और कुछ ऐसी हैं जिस तरह पिलोज हैं, बेडशीट्स हैं, ये अनगेटेड कैटेगरी हैं, कोई भी बंदा इसमें आके बेच सकता है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आपको अप्रूवल्स चाहिए, वो आप पहले अप्रूवल लेंगे उनसे कि जी मैंने फॉर एग्जांपल आपने एक ब्यूटी क्रीम लिस्ट करनी है, तो आप पहले अप्रूवल लेंगे अमेजोन से, वो आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि जी मुझे इसकी अप्रूवल चाहिए, मैं इसको लिस्ट करना चाहता हूँ। अमेजोन अलाउ करेगा, फिर आप उसे लिस्ट करेंगे। या अमेजोन आपसे कहते हैं जी प्रोडक्ट आपके पास है, कोई प्रूफ है, तो आप उसे पिक्चर खींच के भेजते हैं कि जी ये देखिए मेरे पास प्रोडक्ट है, ये उसकी पैकिंग है, ये उसकी पिक्चर है। फिर अमेजोन आपको अलाउ कर देता है कि ठीक है अब आप इसको लिस्ट कर लें, तो वो आपके पास इस टैब में शो हो रहे होंगे। अब मैं आपको जो जो चीज़ें भी बता रहा हूँ, इसमें से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रैक्टिकली अगली वीडियोस में जाके करेंगे। तो अभी मैं आपको सिर्फ जहाँ तक बात समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, आपने उस पर फोकस करना है। गेटेड अनगेटेड कैसे होती है, अनगेट कैसे करवाते हैं, लिस्टिंग कैसे क्रिएट होती है, ये हम सब अगली वीडियोज़ में सीख लेंगे। चलें जी, आप लोगों ने कैटलॉग का टैब देख लिया, आपको बाकी टैब्स भी, कोई इन्वेंट्री का टैब भी नजर आ रहा था और भी टैब नजर आ रहे थे। ये हम तरतीब से अगली वीडियोस में सीखते जाएंगे, आपको पता चलता जाएगा। अगेन मेरी बात गौर से याद रखें, ऐसा मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो, देर से देख रहे हैं या जब आप देख रहे हैं, तब अमेजोन ने अपना इंटरफेस चेंज कर दिया है, उसने इन्वेंट्री को पहले कर दिया है, कैटलॉग को बाद में कर दिया है। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें काम पे फोकस करना है, हमें हर टेक्निकल स्किल पे फोकस करना है। ये नहीं देखना कि ये लिखी हुई कहाँ पे नजर आ रही है या इसका कलर। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में सीखा कि कैटलॉग टैब क्या होता है, अब हम लोग तरतीब से बाकी टैब्स को भी देखेंगे
कुछ टैब्स ऐसे हैं जो हमारे से रेलिवेंट हैं, कुछ ऐसे हैं जो रेलिवेंट रूटीन में नहीं है। जो ज़्यादा ज़रूरी हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, जो कम ज़रूरी हैं उन पे हम कम फोकस करेंगे। आज का हमारा इन्वेंट्री टैब है, ये इसमें थोड़ी सी डिटेल ज़्यादा है, तो आइए प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं। चलें जी, हम लोग आ गए हैं स्क्रीन पे। हमारे सामने ये इन्वेंट्री का टैब आया। इस पे जब हम गए हैं तो ये हमें बता रहा है कि इसके अंदर ये इतने सारे टैब्स हैं। आगे सब कैटेगरी आप कह लें, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एक मेन कैटेगरी होती है, फिर आगे उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। जिस तरह हम पहले कैटलॉग में गए थे, एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं, उसमें सिर्फ 3 थी। अब ये इन्वेंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सबसे पहले हम क्लिक करते हैं मैनेज इन्वेंट्री पे। ये हमारे सामने इन्वेंट्री आ गई है। अच्छा, इन्वेंट्री क्या होती है या मैनेज इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री होती है बेसिकली आपका जो स्टॉक है जो अमेज़ॉन के पास पड़ा हुआ है, उसको हम इन्वेंट्री कहते हैं। और मैनेज का मतलब उसको मैनेज करना, देखना कि जी हमारे कितने पीस पड़े हुए हैं, या हमारे पास अगर और यूनिट आ गए हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैनेज इन्वेंट्री में हमारे पास आ रहा होता है कि अवेलेबल यूनिट्स कितने हैं। ये तो हो गया FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन का। अगर आप मैन्युअली ये काम करें तो फिर आप मैनेज इन्वेंट्री में, फॉर एग्जांपल आपने लिखा था मेरे पास 10 यूनिट है, अब आपके वो 10 सेल हो गए, आपके पास 50 और आ गए, तो आप आके यहाँ पे ऐड कर देंगे कि मेरे पास 50 यूनिट और आ गए। जितने होंगे उतने ही हम वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे। जो सेकंड टैब है मैनेज FBA इन्वेंट्री, जो मैं आपसे ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। मैनेज इन्वेंट्री में आपके पास सिर्फ शो होगी जो FBM मॉडल का मैं आपको बता चुका हूँ, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट का। और मैनेज FBA इन्वेंट्री में आपके पास जो अमेज़ॉन के पास आपकी इन्वेंट्री पड़ी है उसकी डिटेल हमारे पास आ रही होती है कि जी ये रिजर्व में कितने पड़े हुए हैं, अनफुलफिलेबल कितने हैं, अवेलेबल कितने हैं, इनबाउंड में कितने हैं। इनबाउंड से मुराद है कि आपने इन्वेंट्री भेज दी है, लिख दिया है कि मैंने 400 यूनिट भेज दिए हैं। अवेलेबल तब होंगे जब अमेज़ॉन के पास रिसीव हो जाएंगे, अमेज़ॉन उनको बारकोड से स्कैन जब कर देगा तो तब वो अवेलेबल हो जाएंगे। और जो अनफुलफिलेबल हैं, यानी अगर कोई बॉक्स ख़राब हो गया है, कोई चीज़ थी वो टूट गई है, तो उसको अमेज़ॉन कह देगा ये फुलफिलमेंट के काबिल नहीं है, वो आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। रिजर्व के अंदर कुछ केसेस में आ रहा होता है कि अमेज़ॉन आपकी इन्वेंट्री मूव कर रहा होता है विद इन अमेज़ॉन वेयर हाउसेस। आपकी इन्वेंट्री मैनचेस्टर में भेजी थी आपने, अमेज़ॉन ने 10 ग्लासगो में भेज दिए यूनिट, 10 लंदन में भेज दिए। अभी वो अवेलेबल में भी नहीं है क्योंकि वो जा रहे हैं, रास्ते में, अवेलेबल भी नहीं है, अनफुलफिलेबल भी नहीं है, तो उसको अमेज़ॉन रिजर्व में कर देता है और बाद में वो अवेलेबल हो जाते हैं। अब हमारे पास नीचे एक और टैब आ जाता है, इसके अंदर इम्प्रूव लिस्टिंग क्वालिटी। अब लिस्टिंग क्रिएशन में हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट करके भी जब हम हीलियम 10 चलाते हैं ना, तो वो भी हमें बताता है कि लिस्टिंग में कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। पिक्चर्स आपको चेंज करनी है, आपको कंटेंट चेंज करना है, वो सारी तरतीब हमें हीलियम भी बता देता है। यहाँ पे हमारे पास वो हमें दिखा रहा है कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक लिस्टिंग हमारे सामने आ रही है, इसके सामने ये आ रहा है व्यू ऑल 3 इम्प्रूवमेंट्स। इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें बता देता है कि आप इसके अंदर क्या क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वो कहते हैं जी सर्च रिजल्ट को आप इम्प्रूव करें। अब ये चीज़ें हम लोग लिस्टिंग क्रिएशन में सब कुछ करेंगे कि कीवर्ड हम कैसे ऐड करते हैं, सर्च टर्म्स क्या होते हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स क्या होते हैं, वो सब चीज़ें हम अलग सीखेंगे। आज हम सिर्फ टैब्स को देख रहे हैं। तो जब आपने लिस्टिंग में कोई भी इंप्रूवमेंट, अब ये मल्टीपल लिस्टिंग्स है, किसी पे वो कह रहे हैं जी 2 इंप्रूवमेंट्स, किसी पे कह रहे हैं 2, किसी पे कह रहे हैं 3, नीचे हम आ जाते हैं 2, अगेन वो सबको बता रहे हैं कि 2-2 इंप्रूवमेंट्स आपको इस पर कर लेनी चाहिए। वो क्या करनी चाहिए, हमने टैब खोला, उसने बता दिया। अब वो क्या चीज़ है वो हम अलग से सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन्वेंट्री प्लानिंग का टैब आ जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक ये आ रहा है इन्वेंट्री परफॉर्मेंस इंडेक्स, IPI स्कोर होता है। इसका एक अलग टॉपिक है, वो हम अगली वीडियो में प्रॉपर सीखेंगे कि ये IPI क्या होता है, इसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है। अगला टैब हमारे पास आ जाता है ऐड अ प्रोडक्ट। ये हमारे पास कैटलॉग में भी आ रहा था, इन्वेंट्री में भी आ रहा है, दोनों जगह पे आ रहा है। इस पे सेम वही चीज़ हमारे सामने आ गई जो पिछली वीडियो में आई थी। यहाँ पे अब हम एसिन लिखेंगे या UPC लिखेंगे, वो हम करेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में। ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड, एक HTML फाइल के थ्रू भी आप लिस्टिंग क्रिएट करते हैं। एक तो लिस्टिंग क्रिएट करना होता है ना, जब हम करेंगे कि आप एक एक चीज़ लिखते हैं जाके, एक होता है आप एक फाइल के अंदर करके उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं तो ऑटोमेटिकली अमेज़ॉन उसको लिस्ट कर देता है। तो ये जब हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे इसको भी हम लोग सीख लेंगे। इन्वेंट्री रिपोर्ट्स, लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इन्वेंट्री की आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं, आप कोई रिपोर्ट लेना चाहें, ये हमारे सामने यहाँ पे ऑप्शन आती है
कि हमें एक्टिव जो लिस्टिंग्स हैं उनकी रिपोर्ट चाहिए, या जो कैंसिल लिस्टिंग्स हैं किसी भी वजह से कैंसिल हुई, अमेजोन ने की या हमने की, हम आउट ऑफ स्टॉक चले गए, या उसके बाद हमने डिसाइड कर दिया कि हम ये प्रोडक्ट आइंदा नहीं बेचेंगे, कोई भी रीज़न है। रिपोर्ट्स का क्योंकि अलग वीडियो आएगी, उसमें हम रिपोर्ट्स डाउनलोड पे पूरी बात करेंगे कि कौन सी रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड होती है और उसका मकसद क्या होता है। आप लोगों ने प्लीज़ माइंड में रखना है कि अभी हम सिर्फ टैब सीख रहे हैं कि किस टैब के अंदर आगे क्या क्या होता है, उसकी डिटेल में हर हमारा टॉपिक है अलग से, उसको हमने प्रैक्टिकली करना है। तो जब हम करेंगे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये इन्वेंट्री के टैब में आ रहा है मैनेज FBA शिपमेंट्स, यानी मैंने अमेजोन को कहा कि मैंने आपको 500 यूनिट भेज दी हैं, अब वो अमेजोन ने कहा कि मुझे रिसीव होना शुरू हो गए हैं, तो ये आगे रिसीविंग आ जाएगा। क्लोज उस सूरत में आ जाएगा कि जी पूरे रिसीव हो गए हैं, अमेजोन ने अब आपका वो शिपिंग प्लान क्लोज कर दिया। ये हम जब शिपमेंट क्रिएट करेंगे आपको उसमें समझ आ जाएगा। इसमें ये होता है कि जब आपकी शिपमेंट अमेजोन को रिसीव होती है तो एक दिन में वो क्लोज नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट रिसीव हुए हैं, हो सकता है आपने 1000 भेजे, अमेजोन कहेगा 100 रिसीव हुए हैं, तो उससे आपने परेशान नहीं होना। आहिस्ता आहिस्ता अपडेट हो रहे हैं, एक हफ्ता भी लग सकता है, 10 दिन भी लग सकते हैं। जब पूरे मिल जाएंगे वो क्लोज हो जाएगी। शिपमेंट डिफरेंट होती है ना, आपने सप्लायर को कहा कि आज 100 यूनिट भेज दो, एक महीने के बाद कहा कि आज 500 भेज दो, अब 2 शिपमेंट्स अलग अलग होगी। तो हर शिपमेंट की डिटेल यहाँ पे आ रही होती है कि वो अमेजोन के पास पहुंच गई है या नहीं पहुंची। अपलोड एंड मैनेज वीडियोस का टैब आ रहा है हमारे पास। जब हम PPC पे काम करेंगे, पे पर क्लिक पे, उसकी भी अलग वीडियोस हैं। उसमें हम लोग सीखेंगे कि आप PPC के लिए जो वीडियोस लगाते हैं, यानी वीडियो एड या कोई भी और रेलेवेंट वीडियो जो आपने अपने लिस्टिंग पे लगाई है या वीडियो एड के लिए लगाई है, वो आप यहां से मैनेज करते हैं। मैनेज प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी अगर गेटेड कैटेगरी थी कोई, आपने उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उसमें कोई चेंज करनी है, या जो हमने HTML के थ्रू अमेजोन से लिस्टिंग करवाई थी कि हमने पूरी फाइल रेडी करके अपलोड की थी, उसमें कोई चेंजिंग करनी है, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम है, आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम है, वो आपको यहाँ पे शो हो रहा होता है। लास्ट में हमारे पास आ रहा है मैनेज पार्ट फाइंडर। ये अभी हमारे से रेलिवेंट नहीं है इतना कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इलेक्ट्रिक की प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर बैटरी है, उसके अंदर वायर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो पार्ट्स के रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो यहाँ पे होती है। लेकिन ये चीज़ हमारे से इतनी रेलिवेंट नहीं है। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि आप अलग अलग चीज़ों पे जाएं, या कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर आप पार्ट्स अलहदा से बेच रहे हैं। कोई बंदा सिर्फ पार्ट खरीदने आ जाता है, आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इलेक्ट्रिक से रिलेटेड प्रोडक्ट है, अब उसके अंदर आप कहते हैं जी अगर बैटरी ख़राब हो जाएगी मैं अलग से बैटरी भी बेच दूंगा। कोई भी पार्ट्स से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उससे रेलिवेंट कोई भी काम है वो आपका यहाँ पे होता है। लेकिन ये नॉर्मली हम जो काम करते हैं उसमें ये हमारे से रिलेट नहीं करता, क्योंकि हम ऐसी प्रोडक्ट में काम करते हैं जो एक ही प्रोडक्ट होती है या वेरिएशंस होती हैं, तो साइज़ या कलर की वेरिएशन होती है। पार्ट वगैरह में हम लोग नॉर्मली काम नहीं करते, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन के लिए पता होना चाहिए। चलें जी, आप लोगों को समझ आ गया होगा इन्वेंट्री टैब भी। अब आप जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने इन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अभी हम रूटीन के अंदर डिफरेंट चीज़ें सीखते जाएंगे। अभी अगर आप इस पे लग जाएंगे, अगली वीडियोस में मैं आपको और चीज़ें बता रहा हूँ, फिर आपका वहाँ पे फोकस नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप वेट करें, जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा आपको सारी चीज़ें भी समझ आ चुकी होंगी, फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकल भी कर लेंगे। तो जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपने दरमियान में ID बनाने की कोशिश नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम सीखने जा रहे हैं प्राइसिंग और ऑर्डर स्टेप के बारे में कि वो कहाँ पे होते हैं। सेलर सेंट्रल अब आप लोग पिछली वीडियोस में आपने देखना शुरू कर दिया है, आपको नज़र आ रहा है उसमें डिफरेंट किस्म के टैब्स होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, बस उन टैब्स पे जाते हैं और नीचे देखते हैं कि आगे उसके सब कैटेगरी क्या क्या है। अब उस पे जिस पे हमने प्रैक्टिकल काम करना है वो सारे टॉपिक्स हमारे आगे आएंगे। अगर कोई चीज़ अभी की कुछ वीडियोज़ में हो सकता है मैं आपको क्विकली गो थ्रू करवा दूँ कि जी ये टॉपिक है, इस पर ये आ रहा है। अब आप कहें कि जी ये बात तो हमें समझ नहीं आई पूरी, वो इसलिए कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि जिनके लिए अलग से वीडियोस हैं, आगे अलग से वो प्रॉपर टॉपिक आ रहे हैं। तो अभी हम एक गो थ्रू ले रहे हैं, सेलर सेंट्रल का एक ओवरव्यू ले रहे हैं। प्रैक्टिकल काम अभी हम नहीं कर रहे। जब हम प्रैक्टिकली वो चीज़ें करेंगे, प्राइसिंग कैसे चेंज करनी है, लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है, तो आप ये सारे काम प्रैक्टिकली देख लेंगे, आप लोग सीख लेंगे। तो अभी हम ओवरव्यू लेने के लिए दोबारा चलते हैं अमेजोन सेलर सेंट्रल की तरफ। चलें जी, हम लोग फिर आ गए हैं स्क्रीन पे और अब हम सीखेंगे प्राइसिंग और ऑर्डर्स के टैब में क्या क्या होता है। प्राइसिंग हेल्थ आ गई हमारे सामने। प्राइसिंग हेल्थ में क्या होता है कि अगर आपने प्राइस कोई
रूटीन से हट के चेंज किया। एक $10 आपने प्राइस रखी और आपने अचानक 20-25 कर दिया है और अमेज़ॉन ने उस पर फ्लैग कर दिया कि आप बताएं कि इस पर आपने क्यों ऐसा किया है, इसमें क्या, अगरचे प्राइसिंग आपकी मर्जी की होती है लेकिन फिर भी उसमें एक लिमिटेशंस होती हैं कि आपने एक तरतीब से, एक सलीके से चलना होता है। ऐसा नहीं कि मार्केट में एक चीज़ $50 की बिक रही है, हम 500 की लगा के बैठ जाएं। तो अगर कोई ऐसा फ्लैग आता है, कोई ऐसा इशू होता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहा होता है। ये यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है टेक एक्शन, लेकिन जीरो, यानी वॉल्यूशन कोई नहीं है इस अकाउंट में। अगर कोई वॉल्यूशन होगी तो वो हमारे पास जहाँ पे शो होगी, हम टेक एक्शन पे क्लिक करके जो भी एक्शन अमेज़ॉन हमें बता रहा है हम वो एक्शन उस पर लेंगे। अगला हमारे पास आ गया मैनेज प्राइसिंग, यानी प्राइस चेंज करना। अब ये हमारे सामने प्राइसिंग आ रही है और हम किसी भी प्राइस को चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ रही है जो 24.99, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम इसको करते हैं 25.99। यहाँ पे मैं 25.99 अगर करूँगा, करके सेव ऑल पे करूँगा या इसके सामने सेव पे कर दूंगा या सेव ऑल पे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बैठा 3 प्रोडक्ट्स की प्राइस चेंज करता हूँ। एक अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकती है ना, तो मैं 3 को चेंज करता हूँ तो सेव ऑल कर दूंगा। एक को करता हूँ, जो भी करूंगा मैं उसके बाद सेव ऑल पे क्लिक कर दूंगा तो मेरी प्राइस चेंज हो जाएगी। फिर हम आ जाते हैं ऑटोमेट प्राइसिंग की, हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। अमेज़ॉन कह रहा है कि जी ये टूल आप यूज करते हैं कि अगर आप अपनी लिस्टिंग की प्राइस चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए। आपको जिस तरह होता है ना कि फॉर एग्जांपल आज हमारी सेल वेलोसिटी बहुत अच्छी जा रही है, हम कह रहे हैं जी आज तो बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं, हो सकता है कोई और आउट ऑफ स्टॉक हो या कोई भी रीजन है, हम $10 की बेच रहे हैं तो हम कहते हैं जी $1 ऊपर कर दें। तो आपको अमेज़ॉन अकाउंट खोलना होता है और $1 आप ऊपर कर देते हैं। कभी है कि आपकी सेल बहुत कम है, आप कहते हैं $1 कम कर दें, तो आपको कम करना पड़ जाता है। लेकिन ऑटोमेट में ये होता है कि आप इसमें खुद से एडजस्ट कर देते हैं। आप इस पे ऑटोमेट कर देते हैं कि जी इस टाइम से इस टाइम तक या इस लिमिट से इस लिमिट तक सेल वेलोसिटी कम है, ज़्यादा है। ये जब हम इस पे लिस्टिंग क्रिएट करके प्राइसिंग सेट करेंगे, प्राइसिंग सेट करने का हमारा एक अलग से टॉपिक है, उसमें हम पूरा सीखेंगे किस तरीके से करते हैं। लेकिन ऑटोमेट प्राइस का आपको मतलब पता चल गया कि आप अमेज़ॉन को कहते हैं जी टाइम के हिसाब से या सेल वेलोसिटी के हिसाब से, तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली वो प्राइस चेंज करता रहेगा। आपको बार बार अकाउंट खोल के प्राइस चेंज नहीं करनी पड़ेगी। आगे हमारे पास आ गया जी ऑर्डर्स का टैब। ऑर्डर्स के टैब पे हमारे पास आ रहा है मैनेज ऑर्डर्स। मैनेज ऑर्डर्स पे मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे कोई ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे। हालांकि इस अकाउंट पे डिफरेंट प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, लेकिन क्यों नहीं शो हो रही मेरे पास? क्योंकि FBM मॉडल में हम काम नहीं कर रहे इस अकाउंट पे, FBA मॉडल में कर रहे हैं। ये अब आपको पता चल चुका होगा। फुलफिल बाय अमेज़ॉन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे ये व्यू FBA ऑर्डर्स। तो अब हमारे पास ये ऑर्डर्स आ रहे हैं कि जी कितने ऑर्डर्स आ गए हैं, पेमेंट कंप्लीट हो गई है, 1 वीक हो गया है, 7 डेज हो गया है, शिप हो गया है। ये आगे इसकी आ रही है कि जी पेमेंट कंप्लीट है ऑर्डर या पेमेंट अभी पेंडिंग है। जो भी सीन होता है वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ रहा होता है। कोई रिफंड हुआ है तो ये हमारे पास एक आ रहा है जी रिफंड अप्लाइड। इस टैब के अंदर हमारे पास ऑर्डर मैनेजमेंट, बेसिकली हमारे पास एक इंफॉर्मेशन आ रही होती है। हमने FBA में मैनेज तो कुछ नहीं करना होता, हमारे पास सारी डिटेल और इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। आगे आ गया क्रिएट MCF ऑर्डर। ये होता है कि अगर आपने किसी को ऑर्डर रिप्लेस करना है, आपने एक ऑर्डर भेजा था, एक ग्लास आपने भेजा, कस्टमर ने कहा जी टूटा हुआ मिला है, आप उसे कहते हैं कोई बात नहीं मैं आपको दोबारा भिजवा देता हूं। तो फिर आप क्रिएट MCF ऑर्डर में आते हैं, क्योंकि अब वो ऑर्डर तो प्लेस नहीं कर रहा, आपका सामान अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे पड़ा है, आपके पास भी नहीं है कि आप उसे शिप कर दें। यहाँ पे कस्टमर की डिटेल लिखते हैं, उसका कंट्री, उसका फुल नेम, उसका एड्रेस, जो कि आपके पास ऑलरेडी ऑर्डर्स में आ रहा होता है। जिस भी ऑर्डर पे क्लिक करें, जो हम पिछले टैब पे गए मैनेज ऑर्डर्स पे, तो जिस भी ऑर्डर पे जाएंगे हमारे पास कस्टमर का एड्रेस आ रहा है, वहाँ से उठा के हम उसका एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे आइटम, जो भी हमारे पास आइटम हमने उसको भेजनी है, उसका एसिन नंबर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन के टैब में एसिन नंबर आ रहा होता है। तो एसिन उठा के आप यहाँ पे डालेंगे कि ये वाली प्रोडक्ट भेजनी है। अगर एक ही अकाउंट पे हम लोग 10 प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो हम यहाँ पे आके जो एसिन डालेंगे वो वाली प्रोडक्ट अमेज़ॉन हमारे बायर को भेज देगा। प्लेस ऑर्डर पे आके हम क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर वहाँ पे शिप हो जाएगा और अमेज़ॉन पूछता है जी स्टैंडर्ड करेंगे, एक्सपेडाइट करेंगे, यानी नॉर्मल डिलीवरी या फास्ट डिलीवरी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि MCF में फास्ट डिलीवरी करें, क्योंकि बायर को प्रोडक्ट मिली थी, वो ख़राब थी, कोई मसला था, तो अगली प्रोडक्ट के लिए उसे वेट ना करना पड़े। इसके बाद हमारे पास टैब आ जाता है ऑर्डर रिपोर्ट्स का। ये हमारी एक अलग वीडियो है, एक अलग टॉपिक है कि ऑर्डर रिपोर्ट्स हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ टैब देख लिया कि ऑर्डर रिपोर्ट्स कहाँ पे आ रही होती हैं।
अब ऑर्डर की हमने रिपोर्ट निकालनी है। फॉर एग्जांपल ऑर्डर रिपोर्ट होती क्या है कि जी एक हफ्ते की हमें रिपोर्ट निकाल के दिखा दे कितने ऑर्डर्स आए थे, कितने रिफंड गए थे उसमें से, कितने लोगों ने रिटर्न की थी प्रोडक्ट, कितने ऑर्डर कंप्लीट हुए थे। ये सिंपल सी रिपोर्ट होती है ऑर्डर्स की। फिर हमारे पास टैब आ जाता है अपलोड ऑर्डर रिलेटेड फाइल्स, कि हमारे जितने भी ऑर्डर्स हैं उनसे रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है। किसी बायर ने कहा है कि मुझे वैट की रसीद आप भिजवा दो, वो आप उसे वैसे भी भेज सकते हैं बाय ईमेल भी। लेकिन कोई भी आपकी प्रोडक्ट रिलेटेड ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एक प्रोडक्ट आप ऐसी दे रहे हैं इलेक्ट्रिक की और उसके साथ कोई टूल्स हैं, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है, फर्ज करें हम कह लेते हैं कि किसी भी मोबाइल का ग्लास है, मोबाइल के जो ऊपर स्क्रीन होती है वो टूट गई है किसी की, अब आप वो बेच रहे हैं, उसके साथ आप टूल्स भी दे रहे हैं कि जी ये इसके साथ चीज़ें हैं, इन चीज़ों से आप इसको इस्तेमाल कैसे करेंगे, एक गाइड आप दे रहे हैं। तो जो भी आपके ऑर्डर से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे अपलोड हम कर सकते हैं उसको। अगर आपने इनवॉइस साथ भेजनी है, कोई ऐसी इनवॉइस है, कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट भेजना है, सिंपली हम यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। ये हमारे पास चूज फाइल की ऑप्शन आ रही है, फाइल चूज करके अपलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। इन दो टैब्स में हमने जो चीज़ें कोई ऐसी देखी हैं कि जिस पे आपको लग रहा है कि जी ये इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे आएगी, क्या होगा, आगे ये टॉपिक आ रहा है, हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अब तो आप लोगों को याद हो गया है कि हम लोग सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू ले रहे हैं, उसमें चीज़ें देखते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवर्टीजमेंट के टैब को कि उसके अंदर क्या क्या होता है। एडवर्टीजमेंट आपको पता है, इश्तिहार चलाना, पैसे लगाना, पीपीसी जिसे हम कहते हैं, पे पर क्लिक। इसका एक हमारा प्रॉपर टॉपिक है पीपीसी पे, बल्कि मल्टीपल टॉपिक्स हैं कि हमने पीपीसी कैंपेन्स कैसे चलानी होती है, कैसे रन करनी होती है, उसमें एडजस्टमेंट कैसे करनी होती है, बिडिंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रैक्टिकली अलग वीडियोस में सीखेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ जाके टैब देखते हैं और उसके अंदर सब टैब्स या सब कैटेगरी क्या क्या है आइए देखते हैं। हम लोग आके एडवर्टाइजिंग के टैब पे और यहाँ पे हमने देखा कैंपेन मैनेजर। कैंपेन क्या होती है कि आप एडवर्टाइजमेंट पे जो जो कैंपेन्स चला रहे हैं, जो जो पैसे लगा रहे हैं, डिफरेंट कैंपेन्स हो सकती है ना। जिस तरह अगर हम नॉर्मल एग्जांपल लें तो आपने एक शॉप बनाई, आपने उसकी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए टेलीविजन पे भी गए, रेडियो पे भी गए, फ्लेक्सिस भी लगवाई, तो ये मल्टीपल कैंपेन्स की ना आपने। यहाँ पे बस हमारे पास ये कैंपेन्स की डिटेल आ रही होगी, जो जो भी हमारी कैंपेन्स चल रही हैं, हमने कितने पैसे लगा लिए हैं, उन पैसों के अगेंस्ट हमारे पास कितनी सेल्स आ गई हैं, वो सब चीज़ें हमारे पास जहाँ पे शो हो रही होती हैं। अब हम वापस जाते हैं और एडवर्टीजमेंट के टैब में आगे देखते हैं A+ कंटेंट मैनेजर। A+ कंटेंट क्या होता है? आप लोग अमेज़न की किसी भी लिस्टिंग पे जाते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन का जो टैब होता है नॉर्मल अमेज़न बायर के पेज पे, तो वहां पे एक डिस्क्रिप्शन होती है, सिर्फ टेक्स्ट लिखा होता है, और एक होता है तस्वीरों के साथ प्रेजेंट करना, उसको हम कहते हैं EBC, इनहैंस्ड ब्रांड कंटेंट या A+ कंटेंट। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट देखते हैं, एक तो उसकी सामने तस्वीरें लगी है ना मेन पे, एक नीचे पेज पे जाके डिटेल में देख रहे होते हैं तो वहां पे अगर तस्वीरों के साथ एक्सप्लेन किया होता है, मल्टीपल पिक्चर्स लगा के, तो उसको हम कहते हैं A+ कंटेंट है या EBC कंटेंट है। इसका अलग टॉपिक है, प्रॉपर सीखेंगे। आगे जी वाइन। ये अमेज़न वाइन प्रोग्राम है कि आप जब भी प्रोडक्ट नहीं बेचना शुरू करते हैं तो आप अमेज़न से कहते हैं कि जी आप मुझे कुछ रिव्यूज़ ला के दें। अमेज़न खुद से लोगों को ईमेल्स करता है आपके बायर को और आपके लिए रिव्यू लाने की कोशिश करता है, ऑफ कोर्स ऑनेस्ट रिव्यू लाने की। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये अमेज़न गारंटी नहीं देता इस चीज़ की, लेकिन अमेज़न कहता है कि ठीक है, शुरू में मैं आपको 30 रिव्यूज़ मैं आपको ला के दे देता हूँ कि आपके 30 रिव्यूज़ आ जाए। ये हमारा अलग टॉपिक है, इस पर हम डिटेल पे डिस्कस करेंगे कि वाइन प्रोग्राम किस तरीके से काम करता है। फिर हमारे पास आ जाता है डील्स। लफ्ज़ से ही आपको पता चल गया, कोई भी डील्स हैं, आपने डील लगाई हुई है कि एक के साथ एक फ्री मिलेगा, एक लेंगे सेकंड आपको 20% डिस्काउंट पे मिलेगा, या कोई ऐसा दिन आया हुआ है, डील्स चल रही हैं, ऑफ चल रहे हैं। इसका हमारा अलग टॉपिक है, वहाँ पे हम सीखेंगे कि डील्स हम किस तरीके से लगाते हैं, क्या करते हैं। जो भी आपकी डील्स होती हैं वो आपकी यहाँ पे इस टैब में शो होती हैं, या आपने जब नई डील क्रिएट करनी है तो यहाँ आ रहा है क्रिएट अ न्यू डील, ये हम अलग वीडियो में सीखेंगे। फिर आ जाता है हमारे पास वाउचर्स। आप कुछ वाउचर्स बनाते हैं, यानी आप कहते हैं कि जी ये एक वाउचर नंबर है, अगर आप ये वाउचर लगाएंगे जाके चेकआउट करते वक्त, प्रोडक्ट को खरीदते वक्त, तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा।
अब ये 20% लाजमी नहीं है, वाउचर आप 50% ऑफ का भी बना सकते हैं, 90% ऑफ का भी बना सकते हैं। अगरचे ये चीज़ें बहुत कम हो गई है, अब ये हमारे काम की नहीं रही, तकरीबन हमारे काम की नहीं रही है। पहले होता था कि हम लोग वाउचर्स बना के डिफरेंट साइट्स के थ्रू बायर्स को अट्रैक्ट करते थे कि आप वाउचर लें, आए हमारी प्रोडक्ट खरीदें, ताकि हमारे पास सेल वेलोसिटी आए, कुछ रिव्यूज़ आए, हमारे सेल्स बढ़ें। अब हमारा ज़्यादा फोकस सेल्स बढ़ाने के लिए होता है पीपीसी के ऊपर। हम अपना बजट जो है वो पीपीसी पे लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट पे लगाते हैं, जो अमेजोन के थ्रू होती है, जो स्पॉन्सर एड हम लोग चलाते हैं, उसका अलग टॉपिक है, वहाँ पे सीख लेंगे इसको। प्राइम एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स, अमेजोन के जो बायर होते हैं ना, उनके पास एक प्राइम मेंबरशिप होती है, उसकी एक सालाना फीस होती है, 70, 80, $100 कुछ भी हो सकती है डिफरेंट कंट्रीज के हिसाब से। तो अमेजोन प्राइम बायर्स को कुछ जगहों पे डिफरेंट फैसिलिटीज देता है। अमेजोन कहता है आप प्राइम बायर है, आपको मैं फ्री में शिपिंग दूंगा। अमेजोन कहता है आप प्राइम बायर है, आप इस स्टेट में रहते हैं, आपको मैं 4 घंटे में या 8 घंटे में डिलीवरी दूंगा। तो आप प्राइम बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनके लिए कोई स्पेशल अगर कोई डील देते हैं, कोई डिस्काउंट करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाता है। फिर हमारे पास आ जाता है मैनेज प्रमोशंस, कि आपने कोई भी प्रमोशंस लगाई हैं, कोई भी ऑफ लगाया हुआ है 20%, 30%, कोई भी डील्स लगाई हैं, उन प्रमोशंस को मैनेज करना है आपने। मैनेज से मुराद क्या है, आप ऑफ करना चाह रहे हैं, अचानक आप उसके अंदर चेंजिंग करना चाह रहे हैं, 20% लगाया था 30 लगाना चाह रहे हैं, कुछ भी चेंजिंग करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास यहाँ पे शो होती है। इस पे भी हम अलग वीडियो में सीखेंगे कि प्रमोशंस हम किस तरीके से ऑफर करते हैं और उसका क्या तरीकाकार होता है। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि हेल्प किस तरीके से लेनी है। ऑफ कोर्स अमेजोन से या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं, लेकिन मेनली हम क्योंकि अमेजोन की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम अमेजोन पे जाके देखेंगे। बाकी ये बातें मैं आपको तकरीबन हर वीडियो में बता चुका हूँ कि चीज़ें मिलती जुलती होंगी। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, आप वॉलमार्ट, ईबे या इट्सी पे जाते हैं, तो वहाँ भी ऐसे ही होगा। तो हेल्प एंड केस हैंडलिंग पे हम लोग बात करेंगे कि हमें कोई भी हेल्प चाहिए। अच्छा, हेल्प क्या हमें चाहिए हो सकती है? एक सवाल जहन में आ सकता है ना जी, क्या हेल्प चाहिए होगी हमें? हम तो बेच रहे हैं, हमें हेल्प कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है? देखें, टेक्नोलॉजी है, कहीं पे टेक्निकल इशू आ सकता है। हो सकता है किसी दिन आप सुबह सो के उठें तो आपकी लिस्टिंग पे जो तस्वीरें हैं वो गायब हों, यानी आपकी प्रोडक्ट, अगर हम आसान अल्फाज में बात कर लें, आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरें अचानक गायब हो गई हैं। अब आपको हेल्प चाहिए तो आप केस खोलेंगे अमेजोन के साथ कि जी ये मेरी प्रोडक्ट की तस्वीरें गायब हो गई हैं, इसको चेक करें। वो चेक करेगा और आपका इशू रिजॉल्व कर देगा। तो इसको हम कहते हैं केस ओपन करना है अमेजोन के साथ, केस हैंडलिंग। हम केस खोल के उसके बाद वेट करते हैं, फिर अमेजोन हमें बताता है कि जी आपका मसला हल हो गया है, या अमेजोन कहता है जी इस मसले के लिए मुझे मजीद आपसे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझे मजीद 2-4 चीज़ें ला के दें। जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके मुताबिक हम उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो हमारे मसले को हल कर देता है। इसको कहते हैं केस हैंडल करना या केस ओपन करना है अमेजोन के साथ। ये मैं आपको अभी वीडियो में प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि कहाँ पे हेल्प का टैब आता है, केस कैसे ओपन करते हैं और उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं। अगर हमारी कैटेगरी हमें नहीं मिल रही जो हम चाह रहे हैं कि जी मसले की हेडलाइन नहीं मिल रही, तो हम FBA सेलेक्ट कर देंगे या कोई भी और सेलेक्ट करके अमेजोन के पास अपना केस भिजवा देंगे। तो आइए प्रैक्टिकली देखते हैं। अभी मैंने आपके सामने अकाउंट खोल लिया और इसका ओवरव्यू तो आप ले चुके हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि हम हेल्प और केस पे बात कर रहे हैं ना, तो ये देखें, ये हमारे पास जहाँ पे टैब आ रहा है हेल्प का, हमने इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद हमारे पास एक और विंडो खुल गई जिसके अंदर अब हम अमेजोन से बात कर सकेंगे, अपना केस अमेजोन के साथ खोल सकेंगे। ये गेट सपोर्ट के टैब में जाके, ये ऊपर भी कुछ लिखा आ रहा है कि रिकमेंडेड फॉर यू, यानी कि कुछ ऐसे इश्यूज जो फ्रीक्वेंट होते हैं वो कहते हैं जी आप इसमें से उस पर क्लिक करके चले जाएं। लेकिन हम लोग जाते हैं हमेशा यहाँ पे नीचे गेट सपोर्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। आप लोग जहाँ भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपनी लिस्टिंग नहीं मिल रही, जैसे मैंने शुरू में आपको एग्जांपल दी थी ना, कभी पिक्चर्स गायब हो गई हैं, कभी हो सकता है आपकी पूरी प्रोडक्ट ही गायब हो जाए, तो आप इस पर क्लिक करके अमेजोन के साथ नेक्स्ट पे जाके सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम इस पर एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। हम कहते हैं जी हमने इस पर क्लिक किया और नेक्स्ट पे चले गए। अच्छा, अब वो हमें बता रहा है, क्योंकि हमने सेलेक्ट ये किया कि लिस्टिंग में इशू आ रहा है, उसने कहा जी उसके लिए आप मैनेज लिस्टिंग इशू ट्रबल शूटिंग टूल में जाएं, वो यूज़ करें इसको। ये मैंने आपको एग्जांपल देने के लिए बताया था। मैं आपको वीडियो के शुरू में
ये आपको बता चुका था कि हमने असल जो केस खोलना है वो गेट सपोर्ट पे जाके ही खोलना है, लेकिन आपको पता हो कि यहाँ से भी खोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना एसिन नंबर लिख के आपके जो डिटेल पेज है, पिक्चर्स है, बुलेट पॉइंट्स हैं, डिस्क्रिप्शन है, ये सारा कुछ हम सीखेंगे लिस्टिंग क्रिएशन में। वहाँ पे कोई भी इशू आ रहा है, आपने टाइटल चेंज करना है, आपने इमेज चेंज करनी है, आपने ब्रांड का नेम चेंज करना है, कोई भी अदर प्रोडक्ट डिटेल आपने चेंज करनी है, तो आप यहाँ पे एसिन नंबर डाल के फिक्स डिटेल पेज पे भी जा सकते हैं। लेकिन ये मसला भी आपका नीचे गेट सपोर्ट से हल हो जाएगा। अच्छा, अब एसिन नंबर क्या होता है, क्योंकि एसिन हमें आगे भी चाहिए होगा। एसिन बेसिकली आपकी प्रोडक्ट का आईडी कार्ड नंबर होता है। जिस तरह आपका आईडी कार्ड नंबर है ना, सबका आईडी कार्ड नंबर यूनिक होता है, वो आईडी कार्ड नंबर किसी और का नहीं होता। इसी तरह एसिन होता है Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब ये एसिन नंबर आपको जरूरत होती है जब आप Amazon के साथ केस खोलते हैं कि जी ये मेरी प्रोडक्ट का एसिन है, इसमें ये मसला आ रहा है। अब एसिन से Amazon को आपकी प्रोडक्ट का पता चल जाता है, पूरी डिटेल। एसिन नंबर कहां से आता है? सिंपली हमने Amazon पे जाके यहां पे लिख दिया पिलो। अच्छा, अभी तो हमने पिलो लिखा, अब जो हमारे पास सामने लिस्टिंग्स आएंगी उनमें से किसी एक पे हमने क्लिक कर दिया। हम ये इस पिलो के ऊपर चले गए जी, हमने देखा कि हमारे सामने एसिन नंबर आ गया। कहां पे आ रहा है? ये सामने आ रहा है, ये यहां पे देखें, ये हमारे पास एसिन नंबर है, ये जो B00 से शुरू हो रहा है, यहां से लेके ये एंड तक, ये हमारे पास एसिन नंबर है। अच्छा, अब एसिन नंबर का आपको आइडिया होगा किस तरह का होता है। अल्फाबेट से शुरू हो रहा होगा, अंदर नंबर्स भी होंगे, अल्फाबेट मिक्स होंगे। लेकिन इसको आसान करने के लिए हम लोग कहते हैं जी यहाँ पे नहीं आ रहा, फर्ज कर लेते हैं नहीं आ रहा, हमने जाना है नीचे, यहाँ पे हमारे पास एक टैब आता है प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन का। ये प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा आ रहा है हमारे सामने, इसके अंदर ये एसिन नंबर लिखा हुआ है, ये देखें, ये सेम एसिन है, ये देखें जो आपको ऊपर लिस्टिंग में भी नजर आ रहा है। लेकिन आपने यहां से आके उठा लेना है एसिन नंबर, यहां से आपने कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद आपने इसको जो हमने अकाउंट खोला है यहां पे जाके पेस्ट कर दिया और फिक्स डिटेल पेज पे क्लिक कर दिया। अब क्योंकि हमने ये एग्जांपल उठाई है, अच्छा क्योंकि ये एसिन हमारा है नहीं, किसी और का है, लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं जी हमने मीटू किया हुआ है, होलसेल कर रहे हैं, कुछ भी है, लिस्टिंग में कोई भी आपने चेंजिंग करवानी है, अपने लिस्टिंग के अंदर कोई भी तब्दीली है, तो हमने यहाँ पे जब एसिन नंबर लिखा तो आगे वो कह रहे इस पे आपने क्या चेंजिंग करवानी है, क्या मसला आ रहा है आपको। आप कहते हैं जी ब्रांड नेम चेंज करवाना है, आप कहते हैं जी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चेंज करवानी है, आप कहते हैं जी इमेजेस चेंज करवानी है। अच्छा, ये आप डायरेक्टली भी लिस्टिंग क्रिएशन में जाके एडिट लिस्टिंग करके वहां पे भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर मसला आ गया, नहीं हो रहा, और हो जाता है बाज़ दफ़ा कि आप अपडेट करेंगे लेकिन अपडेट नहीं हो रहा, तो फिर आप Amazon के साथ जाके केस खोलेंगे। जो भी मसला है आप उस पर क्लिक करेंगे। फर्ज करें हम इमेजेस की बात कर लेते हैं जी, इमेजेस पे क्लिक करेंगे और वो हमें नीचे ऑप्शन दे रहा है सबमिट करेक्शंस फॉर अनदर एसिन, कि आप एक और एसिन, यानी अगर आप एट अ टाइम मल्टीपल केस खोलना चाह रहे हैं कि आपकी एक ही अकाउंट में मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। वो पूछ रहा है जी क्या आपने ऐड इमेज करनी है, रिमूव इमेज करनी है, आप कहते हैं जी इमेज रिमूव करनी है। मैंने आपको बताया कि आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन फर्ज कर लिया कि वहां पे नहीं हो रही, तो वो कहता है जी ये यहाँ पे, अब वो कहता है जी इशू एक्सप्लेन करें। ये देखें, इशू एक्सप्लेन करें, ये मल्टीपल पिक्चर्स आ रही हैं, ये वही पिक्चर्स हैं जो उस एसिन के अगेंस्ट, यानी जो उस लिस्टिंग पे पिक्चर्स लगी हैं। ये देखें, यहाँ पे अगर हम इसके पास ऊपर चले जाते हैं तो ये देखें, ये सारी पिक्चर्स, यही पिक्चर्स अब Amazon ने ऑटोमेटिकली उठा के यहाँ पे रख दी हैं, और Amazon कहती है इशू बताएं किसको रिमूव करवाना है, क्या इशू आ रहा है। उसके बाद हम सबमिट चेंजेस पे करेंगे तो हमारा केस Amazon के पास सबमिट हो जाएगा। मैं यहाँ पे सबमिट नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा कि ये किसी और की प्रोडक्ट है, मैं तो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं ऐसे इस पर क्लिक कर दूं, Amazon कहे जी आपकी तो प्रोडक्ट ही नहीं है, क्यों चेंजेस करवाना चाह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के लिए बताया, आपने भी कभी ये काम नहीं करना। अगर आप करके फर्ज करें आप खेल खेल में लगे हुए जी, आपका अकाउंट आ गया सेलर सेंट्रल, आप कहते हैं जी इस बंदे के भी केस खोल दो, इसके भी केस खोल दो, तो Amazon आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा। अगर आप किसी और की लिस्टिंग पे जाके ऐसे सबमिट चेंजेस करेंगे तो Amazon आपका अकाउंट सस्पेंड कर देगा और आपको ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है कि आप जिंदगी में कभी Amazon पे अपने नाम से बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए आपने ये काम करना नहीं है, मैंने आपको सिखाने के लिए बता दिया कि हम ये करते हैं। अच्छा, अब एक और हमारे पास जो नीचे ऑप्शन आती है गेट सपोर्ट की, वहां पे दो ऑप्शंस आ रही हैं। सेलिंग ऑन Amazon, यानी जो हमने ऊपर भी कर लिया, वहां पे लिखा था, चाहे नीचे आके कर लें कि प्रोडक्ट लिस्टिंग में कोई मसला है, पिक्चर्स में मसला है, डिस्क्रिप्शन में है, बुलेट पॉइंट्स में है, और अगर कोई स्पॉन्सर ऐड के रिलेटेड या स्टोर के रिलेटेड आप कहते हैं जी मेरे स्टोर का नाम है ABC, मैंने चेंज करना है,
आप हर 30 दिन के बाद अपने स्टोर का नाम अमेजोन पे चेंज कर सकते हैं। अब ये मैं स्टोर के नाम की बात कर रहा हूँ, ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क वो और चीज़ें होती है, वो मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगा और डिटेल से बताऊंगा आपको। इसकी एग्जांपल ऐसे है, आपने एक लाहौर में एक दुकान बनाई है, आपने उसका नाम रखा है ABC। अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि उस दुकान पे आप जो प्रोडक्ट रखेंगे वो सब ABC होंगी। वहाँ पे आप पानी भी बेच रहे हैं, वहाँ पे आप दूसरे ड्रिंक्स भी बेच रहे हैं, वहाँ पे आप फ्रूट भी बेच रहे हैं, वेजिटेबल भी बेच रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन आपका 1 महीने के बाद दिल करता है जी ABC के नाम से स्टोर चेंज करके इसका नाम XYZ रख लेते हैं, तो आप रख सकते हैं। तो अगर स्टोर के रिलेटेड कोई भी मसला आ रहा है तो आप सेलिंग ऑन अमेजोन पे जाएंगे, और अगर PPC के रिलेटेड, स्पॉन्सर ऐड के रिलेटेड, जो कि हम आगे सीखेंगे, कोई मसला आ रहा है तो आप यहाँ पे जाएंगे। हम फर्ज कर लेते हैं जी सेलिंग ऑन अमेजोन। अमेजोन कहता है जी अपना इशू बताएं, हम कहते हैं जी आई कांट सी माई प्रोडक्ट पिक्चर्स। अच्छा, इसके बाद हमने इसको कंटिन्यू कर दिया जी। अच्छा, अब देखें, उसने हमें बता दिया, आइडिया दे दिया कि इसका टाइटल ये होना चाहिए। वो कह रहे जी चेंज ऐड प्रोडक्ट इमेज। अब जरूरी नहीं है कि जो बात की आई कांट सी माई पिक्चर तो वो लिख के देगा यू कांट सी योर पिक्चर। अल्फाज में कोई ना कोई तब्दीली हो सकती है, तो हम इस पे जाते हैं जी, हम कहते हैं जी, या हम कहते हैं लिस्टिंग नॉट एक्टिव, जो भी आपका इशू आ रहा है, और हमने कहा जी चेंज ऐड प्रोडक्ट इमेज, ये उसने रिकमेंड किया, लेकिन कर हम इसको भी सकते हैं। फर्ज करें हम कहते हैं जी हमारा मसला इसके अंदर नहीं शो हो रहा, तो उससे आपको मजीद ऑप्शंस दे दी कि अकाउंट रिलेटेड, FBA रिलेटेड, प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड। तो ये लिस्टिंग के रिलेटेड तो है ना मसला, आपकी प्रोडक्ट पे पिक्चर्स नहीं आ रही, तो ये मसला तो है ना लिस्टिंग के रिलेटेड, तो आप प्रोडक्ट लिस्टिंग रिलेटेड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई रेलेवेंट नहीं नजर आ रहा तो आप FBA रिलेटेड भी कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट FBA में है। अच्छा, हमने कह दिया जी, हम कहते हैं जी अमेजोन ने रिकमेंड किया, हम इसी को ले लेते हैं, हमने फिर कंटिन्यू कर दिया। अच्छा, अब अमेजोन कहता है कि जी मुझे वो एसिन तो बताएं ना, आपने मसला तो लिख दिया, लेकिन आपकी एक ही अकाउंट पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी तो हो सकती हैं ना, आप एक ही दुकान पे कितनी चीजें बेच सकते हैं। अमेजोन पूछते हैं जी किस चीज में मसला है। हमने वही जो पहले एसिन कॉपी किया था वो आप सीख चुके हैं, वो हमने एसिन पे क्लिक करके यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। अच्छा, अब मसला जो हमारे पास आ रहा था, हमने कहा जी हमारा इमेजेस में मसला आ रहा है ना, इमेजेस पे क्लिक किया हमने, और हमने इसको फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। हमने कहा जी हमने इसमें इमेजेस रिमूव करनी है, फिर हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब वो अमेजोन कह रहा है जी यहाँ पे आप अपना इशू लिखें, क्यों रिमूव करनी है, क्या मसला आ रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही, जो भी मसला है आपका। हम फर्ज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं आई वांट टू रिमूव दिस पिक्चर। और ये करके यहाँ पे ऑप्शन आ रही है सबमिट चेंजेस। मैं सबमिट चेंजेस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा केस अमेजोन के पास सबमिट हो जाएगा। फिर अमेजोन मुझे ईमेल कर देगा कि जी आपका केस मेरे पास आ गया है, मैं आपको 12 से 24 घंटे में इसका रिप्लाई कर दूंगा। अब वो 12 से 24 के बजाय 8 से 12 भी हो सकते हैं, 24 से 36 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अमेजोन ने बस आपको बताना है कि जी आपका केस मेरे पास पहुंच गया। ये आपको ईमेल आ जाएगी। ईमेल कहाँ पे आएगी? जो आपका अकाउंट के साथ ईमेल लिंक है, जिस ईमेल के थ्रू आपका अकाउंट बना हुआ है, और ये आपके पास यहाँ पे भी शो हो जाएगा। ये हेल्प के अंदर जब आप जाते हैं, मैंने क्लिक किया था, ये केस लॉग आ रहा है। केस लॉग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो पहले अमेजोन के साथ आपने कोई भी केस खोला है तो ये देखें यहाँ पे, ये क्योंकि मेरा अकाउंट ये पुराना है, इस पे कुछ केसेस खुले हुए हैं, तो ये देखें ये केसेस आ रहे हैं यहाँ पे, ये केस आईडी आ रही है, ये ऐसे नहीं, ये केस आईडी नंबर है, और उसके बाद स्टेटस उसका लिखा रही थी आंसर्ड, कि इसका आपको रिप्लाई मिल गया है, इस ईमेल पे मिला है। डिस्क्रिप्शन कि FBA रिलेटेड इशू था, अदर अकाउंट इशू था, अकाउंट वेरिफिकेशन इशू था, जो भी मसला था। और अगर हम सामने इसको व्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इसकी मजीद डिटेल भी आ जाएगी। ये देखें, ये ओरिजिनल मैसेज आ रहा है जो हमने किया, फिर अमेजोन का क्या रिप्लाई आया, वो सारा हमारे पास यहाँ पे आ रहा है कि हमने अमेजोन के साथ जो केस खोला था, हमें क्या वाकई उसका आंसर ठीक मिल गया या नहीं मिला। ये फिर आप यहाँ पे उसको कर भी सकते हैं, रेट भी कर सकते हैं, वेरी डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाइड या न्यूट्रल। आपने क्या रिस्पॉन्स देना है इस पर कि आप अमेजोन ने जो आपका मसला हल किया, अमेजोन की सपोर्ट टीम ने, क्या आप उससे मुतमईन है, वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो अब ये आपने सीख लिया केस हैंडलिंग। अब कोई भी मसला हो, बस आप जाके मसला लिखेंगे, उससे रेलेवेंट जो रिकमेंड कर देगा, या कुछ नहीं तो FBA रिलेटेड करके अमेजोन को आप अपना केस सबमिट कर दें। चलें जी, आप लोगों ने देख लिया अच्छे तरीके से, सारा देख लिया। मैंने आपको एग्जांपल दी, मैंने आपको एसिन उठा के दिखाया कि एसिन क्या होता है, ID कार्ड नंबर होता है, ये मैंने आपको बताया वीडियो में।
एसिन हमने उठाया। अब ये आपको पता है कि आपकी प्रोडक्ट के एसिन क्या है, आपने एसिन उठा के वो डाला, ऊपर अपनी जो भी आपका मसला था वो लिखा, आपने सबमिट कर दिया। अब हम इंतजार करेंगे कि अमेज़ॉन हमें उसका जवाब देगा, और जो भी मसले हों अमेज़ॉन की एक प्रॉपर टीम होती है, वो आपके मसलों को हल करती है। तो आपको कहीं पे कोई भी मसला आए अपने अकाउंट से रेलिवेंट, कभी पेमेंट लेट हो गई है, पेमेंट मिली नहीं है, अकाउंट नंबर चेंज करना है, बहुत सी बातें हो सकती है। ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। वैसे ऐसा होता नहीं है कि अमेज़ॉन की तरफ से आपको पेमेंट ना मिले, पेमेंट लेट होगी। वो एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है अमेज़ॉन। उनकी एवरी 14 डेज ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पेमेंट आ जाती है। सेलर अकाउंट जो आपका होता है, जहाँ पे आप बेच रहे होते हैं, हर 14 दिन के बाद अमेज़ॉन आपको पे करता है। हाँ, एक टाइम आता है आपका ट्रस्ट लेवल अच्छा बन जाता है, आप पहले भी पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन कोई भी मसला है जो आपने करना है वो मैंने आपको करके दिखा दिया है, आपने इसको फॉलो करना है। जिस तरह कि आपको पता है कि हम लोग सेलर सेंट्रल का ओवरव्यू ले रहे हैं, तो अभी की वीडियो में हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग का टैब क्या होता है। रिपोर्ट, आपको पता चल गया कि इसमें रिपोर्ट्स आती हैं। कौन सी रिपोर्ट्स आती हैं? आपकी सेल्स के रिलेटेड रिपोर्ट हो सकती हैं, आपकी पेमेंट के रिलेटेड हो सकती हैं, आपके रिटर्न्स के रिलेटेड हो सकती हैं, आपके पीपीसी पे जो पैसे लग रहे हैं पीपीसी के रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, कोई भी रिपोर्ट्स, ये सारी हमारे पास इस टैब में शो होती हैं। आइए देखते हैं। चलें जी, हमारे सामने टैब आ गया। एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल डिफरेंट होते हैं, यानी जो भी बंदा बेच रहा है उसका अलग से सेलर सेंट्रल है। किसी के पास उसकी सेल्स के हिसाब से कोई एक्स्ट्रा टैब आ रहे हैं, किसी के पास कोई एक दो कम आ रहे हैं, सिर्फ सेल के हिसाब से नहीं, कोई भी रीज़न हो सकती है। उसने बेचना शुरू कर दिया, एक बंदा बेच ही नहीं रहा कोई चीज़, तो उसके पास हो सकता है नए अकाउंट पे कुछ टैब्स कम हो, बाद में ज़्यादा हो। तो अब आप ये सोचने लग जाएं जी पिछली वीडियो जब खोली थी तब तो इतने टैब आ रहे थे, उसमें ये दो नहीं थे, अब इसमें ये हो गया। आपने टैब्स नहीं काउंट करने। आपको मैं जो बात बता रहा हूँ आपने सिर्फ वो सीखनी है। हमारे पास रिपोर्ट्स का टैब है, इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है पेमेंट्स। पेमेंट की रिपोर्ट में हमें रिपोर्ट्स मिलेंगी कि हमारी कौन सी पेमेंट्स आ चुकी हैं, अब तक कितनी सेल्स हो चुकी हैं, किस महीने में कितनी पेमेंट्स थी, हमारे अकाउंट में कितनी पेमेंट रिसीव हो गई, कितनी अमेज़ॉन के पास पड़ी है। ये सारी चीज़ें पेमेंट के टैब में आ रही हैं। उसके नीचे आ रहा है हमारे पास अमेज़ॉन सेलिंग कोच, यानी अमेज़ॉन आपको बता रहा है कि अगर कोई इन्वेंट्री या कोई भी चीज़ है तो अमेज़ॉन आपको गाइड कर रहा है कि इसको आप इस तरीके से मैनेज कर लें। आप नेक्स्ट इन्वेंट्री इतनी भेज दें, आपकी सेल वेलोसिटी ये जा रही है, आपको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए। कोई भी आपको गाइडेंस दे रहा है तो वो आपको यहाँ पे पता चल रही है। और ये मैं आपको हर वीडियो में अलग अलग फिर से क्लियर कर रहा हूँ कि हर चीज़ जो भी हमारे से रेलिवेंट है उसका अलग टॉपिक है, उस टॉपिक में प्रॉपर सीखेंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू ले रहे हैं। फिर हमारे पास सारे बिजनेस रिपोर्ट्स के FBM ऑर्डर हैं, FP ऑर्डर हैं, अमेज़ॉन के किस वेयर हाउस से कितने ऑर्डर्स हमें आए, किस वेयर हाउस से कितने नहीं आए, किस वेयर हाउस पे कितने रिटर्न्स, रिफंड, बिजनेस की कोई भी रिपोर्ट्स हैं आपके ओवरऑल अकाउंट्स की, वो हमें यहाँ पे मिलती हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, इस टैब के अंदर FBA से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आप डाउनलोड करना चाहें कि रिटर्न्स कितनी आई हैं, रिफंड्स कितने हुए हैं, ऑर्डर्स कितने गए हैं, एक बंदे ने अगर एक से ज़ायद ऑर्डर एक ही बारी में प्लेस किए हैं तो कितने किए थे, यानी एक ही एड्रेस पे एक बंदे ने एक ऑर्डर प्लेस किया लेकिन 3 क्वांटिटी कर दी, 4 कर दी। ये सारी रिपोर्टिंग हमें यहाँ पे मिलती है। फिर हमारे पास आ रहा है एडवर्टाइजिंग रिपोर्ट्स, यानी एडवर्टाइजमेंट पे हमने कितने कितने पैसे लगाए, कितनी सेल्स आई, कब कब हमें ज़्यादा सेल्स आई, कब कम सेल्स आई, अकॉज क्या होता है ये प्रॉपर PPC में हम लोग सीखेंगे अकॉज के बारे में। तो अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट पे जितने पैसे लगे हैं उसके अगेंस्ट क्या रिजल्ट आए हैं, कहाँ पे हमने अचानक कंपेन रोक दी है, चलाते रहे, जो भी किया है उसके रिलेटेड जो भी रिपोर्ट है वो हमें इस टैब में मिलेगी। फिर आ रही है रिटर्न रिपोर्ट्स, कि हम ये रिपोर्ट निकालना चाहें कि एक महीने में रिटर्न्स कितनी आई हैं। यानी रिटर्न्स आप लोगों को पता है कि अगर 100 ऑर्डर गए हैं एक महीने में और उसमें से 4 वापस आए हैं, तो 4 जो वापस आए इसको हम कहते हैं रिटर्न्स हैं। अब हम चेक करना चाहें कि एक महीने में कितनी रिटर्न्स आई हैं, 2 महीने में कितनी आई हैं, 3 महीने में कितनी आई हैं, 1 हफ्ते में कितनी आई हैं, वो सारी रिपोर्ट हमें इस टैब के अंदर मिलती हैं। फिर हमारे पास आ रहा है कस्टम रिपोर्ट्स, यानी आप कोई ख़ास रिपोर्ट अलग से लेना चाह रहे हैं, कोई भी रेलिवेंट रिपोर्ट है आपकी, लेकिन आप कस्टम रिपोर्ट से मुराद है आप डेट को कस्टमाइज़ कर लें, रिपोर्ट को कस्टमाइज़ कर लें कि PPC का सिर्फ 1 दिन का रिजल्ट चाहिए, रिटर्न्स का 1 दिन का चाहिए। कोई भी कस्टमाइज्ड रिपोर्ट आपको किसी भी फील्ड से रेलिवेंट जो आपके इस काम में है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, कि आपके टैक्स रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह आप वैट रजिस्टर्ड हैं, अब इसका भी अलग टॉपिक आएगा, वैट रजिस्ट्रेशन का टॉपिक आएगा, उसमें हम सीखेंगे कि वैट वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, किस कंट्री में कितना होता है,
उसके रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करने हैं, कोई डॉक्यूमेंट आपने अमेजोन से लेने हैं कि जी मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए कि मैं आपसे वैट रजिस्टर्ड हूँ, मैंने वैट क्लेम करना है, उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन चाहिए मुझे, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं। और लास्ट टैब है आपका मैनेज योर वैट। तकरीबन वही चीज़ है कि आपका वैट से रिलेटेड जो भी चीज़ें आपने मैनेज करनी है कि आपने कितना वैट पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल आप 10 पाउंड की चीज़ यूके में बेच रहे हैं, उस पर आपने 20% वैट पे किया है। अब जब आप अपने ईयर एंड पे टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसमें वो दिखाते हैं कि जी मैंने इतना वैट ऑलरेडी पे कर दिया, वो इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, बाकी आपको पे करना होगा। ये हम वैट की वीडियो में प्रॉपर इस पे बात करेंगे और ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस कंट्री में वैट होता है, किस में नहीं होता और उसका क्या तरीकाकार होता है। एक ओवरव्यू ले रहे हैं, बाकी भी आपको इसमें जो जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये सिर्फ आपने इसका ओवरव्यू लेना है, प्रैक्टिकली काम हम बाद में करें। चलें जी, आप लोगों ने रिपोर्टिंग का टैब देख लिया। अब हम अगली वीडियो से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल भी स्टार्ट कर देंगे, कुछ ओवरव्यू भी चलता रहेगा। प्रैक्टिकल जिस तरह मैंने पीछे आपको कुछ चीज़ें दिखाई हैं, बताई हैं, तो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम अभी स्टार्ट कर देंगे, कुछ साथ ओवरव्यू चलेगा, प्रैक्टिकल चलेगा और कुछ अगली वीडियोस तक हमारा सेलर सेंटर से रिलेटेड काम ही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि MCF क्या होता है, मल्टी चैनल फुलफिलमेंट ऑर्डर क्या होता है और इसको किस तरीके से प्लेस करते हैं। अच्छा, ये आसान अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो आपके पास दुकान पे एक बंदा चीज़ खरीदने आता है और वो चीज़ खरीद के चला जाता है। अब घर जाके देखता है, बॉक्स में थी, घर जाके उसने देखा, उसने कहा जी ये तो टूटी हुई है। फर्ज करें ग्लास था, वो कहते हैं जी मुझे टूटा हुआ ग्लास मिला है। वो आपकी शॉप पे वापस आता है और आपको कहते हैं जी चेंज कर दें या मेरे पैसे वापस कर दें। आप उसको चेंज करके दे देते हैं, रिप्लेस करके दे देते हैं, पुराने वाला रख लेते हैं, नया उसको दे देते हैं। लेकिन अमेजोन या ऑनलाइन की दुनिया में हम क्या करेंगे, वो तो हमारे पास नहीं आ रहे, लेकिन ऑर्डर उसके पास पहुंचा, उसने कहा जी इसमें मसला है, ठीक नहीं है। पिलो था, उसने कहा जी फटा हुआ है, उसने कहा जी ऊपर दाग है। ग्लास था, उसने कहा जी टूटा हुआ है। कोई टॉय था, उसने कहा जी नहीं चल रहा। कोई बैटरी की प्रोडक्ट थी, मोबाइल फोन था, उसने कहा जी ऑन ही नहीं हो रहा। तो कोई भी मसला आ गया, अब आपने उसको कहा कि जी आप मुझे ये ऑर्डर वापस भिजवा दें, मैं आपको इसके बदले नया भेज देता हूँ। अब इस पे कुछ जगहों पे आप क्या करते हैं कि नॉर्मली, ये मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, जो हम लोग एक प्रैक्टिस करते हैं कि हम देखते हैं जी 8, 10, 15 डॉलर का ऑर्डर है, तो हम कहते हैं जी आप रख लें और हम आपको रिप्लेसमेंट भी भेज रहे हैं, आप हमें वापस ना भेजें। जिसकी प्राइस ही 10-15 डॉलर है, उसकी कॉस्ट 3-4 डॉलर होती है, बाकी FTA फीस होती है। अब हमारे पास वो वापस आएगी, वापसी के चार्जेस भी हम पे करें क्योंकि हमारी गलती है, सेलर की गलती है। अब वापस आके उतने की प्रोडक्ट नहीं होगी जितने उसके ऊपर पैसे लगा देंगे और आने के बाद वो हमारे किसी काम की भी नहीं है। अब इस पे आप लोग एक ये भी बात सोच सकते हैं जी लोग इस तरह तो फिर अब्यूज़ कर सकते हैं, इसको बिल्कुल कर सकते हैं और लोग करते हैं, ऑनलाइन की दुनिया में अब्यूज़ करते हैं। कितने लोग करते होंगे? 1%, 2%, 3%, इससे ज़्यादा नहीं होते। तो अब्यूजिव बायर हर जगह पे होता है, लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ऐसे लोग होते हैं कि उन्हें प्रोडक्ट मिल जाएगी, वो कहेंगे जी ख़राब मिली है, टूटी हुई मिली है, आप कहेंगे प्रूफ भेजें, वो आपको प्रूफ ही बना के भेज देंगे। लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे रेटिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑनलाइन की दुनिया है, वो हमारे बारे में कुछ भी ऑनलाइन आके हमारी शॉप पे लिख सकता है जिसे दूसरे लोग देखेंगे। लोग इसी चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा के करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हम उसको कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपको रिप्लेसमेंट भेजते हैं। ये आपके क्लाइंट को भी पता है। जो भी आपका क्लाइंट होगा, आप उससे जब शुरू में बात करेंगे, उसे बताएंगे कि जी कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभार होता है, तो आप उसे बताएंगे जी कभी कभी ऐसा होगा तो हमें रिप्लेसमेंट भेजनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो आप फिर क्या करेंगे, MCF ऑर्डर क्रिएट करेंगे और उस बंदे को, क्योंकि पहले तो उसने आपसे खरीदा था ना, सामान आपके पास नहीं पड़ा, सामान अमेजोन के वेयरहाउस में पड़ा हुआ है। पहले उसने खरीदा, अमेजोन के पास ऑर्डर आया, अमेजोन ने शिप कर दिया, लेकिन अब तो वो ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहा। तो अब अमेजोन को कैसे पता चलेगा जी आपने इसको भेजना है? चैट तो आपकी और उसकी आपस में हो रही है, ईमेल तो उसने आपको की है। तो फिर आप ये MCF का टैब यूज़ करेंगे, यहाँ पे जाके उसका एड्रेस वगैरह लिख के, उसकी डिटेल लिख के अमेजोन को बता देंगे जी ये वाली प्रोडक्ट इस बंदे को दोबारा भेज दें, तो अमेजोन उसको दोबारा शिप कर देगा। पुरानी आपकी मर्जी है, अगर महंगी है तो वापस मंगवा लेंगे, बहुत सस्ती है आप कहते हैं जी फ़ायदा ही नहीं वापस मंगवाने का, तो आप कहेंगे वो भी आप रख लें, मैं आपको नई प्रोडक्ट भी भेज रहा हूँ। तो आइए इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये काम कैसे होता है। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब मैंने आपको टैब्स बताए थे तो आपको याद है यहाँ पे हमारे पास ये एक ऑर्डर्स का टैब आया था जहाँ पे क्रिएट MCF ऑर्डर लिखा हुआ था। अब हम इस पे डिटेल में जाएंगे। हम ऑर्डर्स के टैब पे आए, क्रिएट MCF ऑर्डर पे हमने क्लिक कर दिया।
अब हमारे पास ये MCF ऑर्डर क्रिएट जहाँ पे होता है वो वाला टैब खुल चुका है। अच्छा, अब हमने जिसको ऑर्डर भेजना है, जिसने पहले ऑर्डर प्लेस किया था, वो हमें कहाँ से मिलेगा? हम लोग ऑर्डर पे जाएंगे और ऑर्डर पे जाके मैनेज ऑर्डर्स पे क्लिक करेंगे। MCF एक अलग टैब में खुला होगा और मैनेज ऑर्डर्स अलग टैब में खुले होंगे। अब ये हमारे पास ऑर्डर्स आ रहे हैं जो हमें पहले आए हुए थे। अब हमें पता है हमारी जिससे भी बात हो रही है उसका ऑर्डर नंबर क्या है, या हम उसे कहेंगे हम कहेंगे जी हमें आप अपना ऑर्डर नंबर दे दें। एक तो वैसे भी जब चैट हो रही होती है तो आपके पास जब उसकी डिटेल पे जाते हैं तो मिल जाता है, लेकिन आप उसे चैट में बताएंगे जी प्लीज़ मुझे अपना ऑर्डर नंबर दे दें, वो आपको अपना ऑर्डर नंबर दे देता है। बल्कि हम इसको यहाँ पे देख लेते हैं एक दफ़ा। हम लोग मैसेजेस पे जाते हैं, यहाँ पे हमने ऑल मैसेजेस पे क्लिक किया। अब ये हमारे पास जिससे भी बात हो रही है, ये देखें ये इस बंदे से हमारी चैट हो रही है, तो ये साइड पे देखें इसका ऑर्डर आईडी आ रही है यहाँ पे। तो जो भी आपको मैसेज आया होगा, अगर हम नीचे वाले मैसेज पे चले जाते हैं तो हमारे पास ये इसकी ऑर्डर आईडी ये यहाँ पे आ गई। ये देखें ये ऑर्डर आईडी हमारे पास आ रही है, ये शो हो रहा है हमारे पास। अगर हम किसी और के पास चले जाते हैं, फर्ज करें हम कहते हैं जी ये जो बायर है इससे हमारी बात हो रही है, इसका ऑर्डर रिप्लेस करना है, तो ये हमारे पास इसकी ऑर्डर आईडी आ गई है। ठीक है, आपने क्या किया, ऑर्डर आईडी यहाँ से कॉपी कर ली, Ctrl+C किया, हमने ऑर्डर आईडी कॉपी कर ली और हम ऑर्डर्स में चले गए, मैनेज ऑर्डर्स में चले गए। अब यहाँ पे जाके हमने कहा कि ऑर्डर आईडी के हिसाब से हमें सर्च कर दे। अच्छा, एक आपने यहाँ पे देख लें, हो सकता है जब आप क्लिक करें तो यहाँ पे लिखा आ रहा होगा व्यू FBA ऑर्डर्स, और FBM के ऑर्डर कोई नहीं आ रहे, तो आप FBA ऑर्डर पे गए या FBM ऑर्डर पे, जिसको भी आपने चेक करना है। अब यहाँ पे मैंने कहा जी ऑर्डर आईडी के हिसाब से मुझे सर्च करके दे दे कि मैंने इस बंदे को भेजना है। मैंने लिख के ऑर्डर आईडी एंटर किया तो मेरे सामने उसकी डिटेल आ गई, ये उसका मेरे पास एड्रेस आ गया, ये बायर का नाम आ गया। अब मैं क्या करूँगा कि मैं क्रिएट MCF ऑर्डर में उसका कंट्री, यहाँ पे मैंने उसका नाम लिख दिया। अब ABC कोई भी नाम है, स्ट्रीट एड्रेस मैंने उसका लिखा, कहाँ से लिखना है, क्योंकि हमारे पास उसके ऑर्डर आईडी है, ये हमारे पास उसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा है, ये हमारे पास उसका एड्रेस आ रहा है। अब ये एड्रेस हो सकता है आपको ना शो हो रहा हो, इसको ब्लर किया गया हो क्योंकि ये किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपके सामने यहाँ शिप टू के नीचे एड्रेस आ रहा होगा, वो एड्रेस उठा के आपने यहाँ पे लिख देना है। सिटी पूरा एड्रेस आ रहा होता है आपके पास, स्टेट, पोस्ट कोड, अगर कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखनी है ना भी लिखें तो इसके नीचे लिखा आ रहा है, ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं है। अच्छा, अब अमेज़ॉन को हमने बताना है कि जी कौन सा ऑर्डर भेजे। ऑर्डर नंबर तो हमने वहाँ से लेके ऑर्डर्स में देखा ना, लेकिन आइटम क्या है, अमेज़ॉन को हमने अब इसकी आइटम बतानी है। तो हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास ये देखें ये आइटम आ रही है यहाँ पे, ये जब आप मैनेज ऑर्डर्स में हमने जाके ऑर्डर आईडी लिखा तो पूरी डिटेल आ गई। हमने इस पे क्लिक कर दिया, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास वही पेज खुल गया जिसके ऊपर ये एसएन नंबर आ रहा होता है, ये लास्ट पे आ रहा है। ये एसएन नंबर उठा लिया यहाँ से, इसको हमने कॉपी किया और अपने वापस टैब पे आ गए और हमने यहाँ पर एसएन नंबर में इसको पेस्ट कर दिया। अब अमेज़ॉन को पता चल गया कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है जो आपने अपने बायर को दोबारा भिजवानी है। आपने ये लिखा ऑर्डर आईडी, अगर आप अपने रिकॉर्ड के लिए कुछ भी लिखना चाहें, कोई भी ऑर्डर आईडी तो लिख दें, अगर नहीं लिखेंगे तो अमेज़ॉन ऑटोमेटिकली ऑर्डर आईडी आपको जनरेट कर देगा। यहाँ पे आप चाह रहे हैं कि साथ जो पैकिंग स्लिप है उस पर थैंक यू लिखना है या उस पर सॉरी करना है आपने कि जी आपको ऑर्डर ख़राब मिला था, हम अपॉलोजी करते हैं, नेक्स्ट हम एहतियात करेंगे, हम अच्छी सर्विसेज देंगे, कुछ भी आपने लिखना है वो यहाँ पे लिख के आप ये प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर आपके पास ऑप्शन आ रही है स्टैंडर्ड और एक्सपेडाइटेड, यानी स्टैंडर्ड डिलीवरी भेजनी है या फास्ट 1 दिन में मिल जाए या नॉर्मल 2-3 दिन में मिल जाए। ये जब आप पूरा एड्रेस वगैरह यहाँ पे लिख देंगे उसका सारा, तो ये आपको यहाँ पे ऑप्शन दे देगा एक्सपेक्टेड कि स्टैंडर्ड 3 दिन में मिलेगी, एक्सपेडाइटेड 1 दिन में मिलेगी। जैसे ही आप उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे करेंगे तो ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। इसके बाद आगे फिर मजीद कुछ काम नहीं होता, बस आपने ऑर्डर प्लेस करना होता है। ऑर्डर आपने प्लेस कर दिया, अमेज़ॉन को पता चल गया कि ये वाली प्रोडक्ट इस ऑर्डर आईडी के अगेंस्ट थी, इस एड्रेस पे भिजवा दें, अमेज़ॉन ये प्रोडक्ट आपके बायर को दोबारा भेज देगा। चलें जी, आप लोगों ने MCF सीख लिया, बड़ा ही आसान था। कहीं ना कहीं आपको इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, कोई ना कोई ऐसे कस्टमर्स होते हैं, जेन्युइन केसेस भी होते हैं, सारे फ्रॉड केसेस नहीं होते, जेन्युइनली भी होता है। प्रोडक्ट है चाइना से बन के आई या सिंगापुर से बन के आई, कहीं से भी बन के आई, मसला हो सकता है उसके अंदर,
और फिर आप ये सोच सकते हैं कि जी हम तो इंस्पेक्शन करवाते हैं। इंस्पेक्शन एक एक प्रोडक्ट की नहीं होती, इंस्पेक्शन भी ऐसे होती है कि अगर आपके 100 प्रोडक्ट्स हैं तो वो रैंडमली इंस्पेक्शन टीम जाती है, 10 बॉक्सेस में है, वो कहते हैं जी इस बॉक्स में से 2 यूनिट निकाल दो, इसमें से 3 निकाल दो, इसमें से 1 निकाल दो। तो रैंडमली चेक करते हैं, एक एक यूनिट को इंस्पेक्शन टीम चेक नहीं करती। और ना इस तरह पॉसिबल होता है कि एक चीज़ कंप्लीट पैक होने के बाद आप एक एक चीज़ को खोल के करें, तो वो आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। उसकी बजाय हमें ये बात फ़ायदे में रहती है कि अगर कोई 1 2 3 रिटर्न्स आ भी जाएँ, हम उनको रिप्लेसमेंट कर देंगे या हम उनको रिफंड कर देंगे, तो ये चीज़ फ़ायदे में है, बजाय इसके कि हम पूरा ऑर्डर कंटेनर तैयार करने के बाद उसको खोल के एक एक को फिर चेक करें, फिर रीपैक करवाएं, वो कॉस्ट हमारी बहुत ऊपर चली जाती है। तो जहां भी आपको इसकी ज़रूरत पेश आएगी, आसान चीज़ है, आपको समझ में आ चुकी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि लिस्टिंग क्या होती है। लिस्टिंग क्रिएशन हमारा एक अलग से टॉपिक है जो हम डिटेल में अगली वीडियोस में करेंगे कि लिस्टिंग क्रिएट कैसे करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि लिस्टिंग होती क्या है। प्रैक्टिकली तो मैं आपको दिखाऊंगा, वैसे मैं आपको बता रहा हूं कि आप कोई भी प्रोडक्ट जो आप इंटरनेट पे देखते हैं, अमेज़न को छोड़ दें, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदना चाह रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से खरीदना चाह रहे हैं, आप जाके उसका नाम लिखते हैं। आपको पिलो चाहिए, आप पिलो लिखते हैं, तो आपके सामने जो पिलोस आ जाते हैं उनमें से किसी पे भी जब आप क्लिक करते हैं तो वो उसकी लिस्टिंग्स है, यानी उसकी जो तस्वीरें आ रही हैं, उसने जो उसका टाइटल दिया है, उसने उसके कोई बुलेट पॉइंट्स दिए हैं, उसने उसके कोई डिस्क्रिप्शन दी है, उसकी कोई तफसील दी है। इस सारे प्रोसेस को कहते हैं लिस्टिंग क्रिएशन का प्रोसेस। और जो हमारे सामने फाइनल जो लिस्टिंग शो हो रही है, फाइनल जो प्रोडक्ट की डिटेल शो हो रही है, उसको हम लिस्टिंग कहते हैं। तो आप अमेज़न खोलें, किसी भी प्रोडक्ट पे चले जाएं, कोई भी प्रोडक्ट पे जाके क्लिक कर दें, तो उस प्रोडक्ट के रिलेटेड जितनी तफसीलात हैं, तस्वीरों से लेके उसकी डिटेल तक, वो सारी लिस्टिंग होती है। तो आइए देखते हैं। चलिए जी, आपके सामने स्क्रीन दोबारा खोल ली है। अब हम इस पे देखते हैं अमेज़न लिस्टिंग क्या है। वर्बली मैंने आपको बताया क्या होता है, अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि क्या है। हमने यहाँ पे लिखा पिलो, पिलो लिख के एंटर किया तो हमारे पास ये मल्टीपल पिलोस खुल गए हैं। हम किसी एक लिस्टिंग पे चले गए, हमने इस लिस्टिंग पे क्लिक किया। अब हमारे पास इसको कहते हैं, यही हमारी लिस्टिंग है। यानी प्रोडक्ट पे जब क्लिक किया तो लिस्टिंग में क्या क्या चीजें आती हैं, पिक्चर्स, ये हमारे पास पिक्चर्स आ रही हैं। इसको हम बोलते हैं टाइटल, ये जो ऊपर हमारे पास आ रहा है इसको हम टाइटल कहते हैं। और इसके नीचे ये अबाउट दिस आइटम, इसको हम कहते हैं बुलेट पॉइंट्स। अच्छा, बुलेट पॉइंट क्या होते हैं? बुलेट पॉइंट होते हैं की फीचर्स, यानी खसूसियात किसी प्रोडक्ट की। एक होती है डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में आप डिटेल से लिखते हैं चीजें। और एक होता है कि आप कहते हैं जी इसकी समरी क्या है, तो ये हम 5 लाइनों में इसकी समरी दे देते हैं बेसिकली। तो क्या आ गया, पिक्चर्स आ गई लिस्टिंग में, लिस्टिंग में उसके बाद हमारे पास टाइटल आ गया, बुलेट पॉइंट्स आ गए, और एंड पे हमारे पास आ जाती है डिस्क्रिप्शन। ये है जी डिस्क्रिप्शन, ये प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, उसमें लिखा होता है तफसील, ये प्रोडक्ट किस मटेरियल से बनी है, इसको अगर ये धोने वाली प्रोडक्ट है तो क्या मशीन में धो सकते हैं या हैंड वॉश करनी है आपने, या ड्राई क्लीन करवानी है। अगर कोई प्लास्टिक का मटेरियल है तो आपने इसको कितने डिग्री पे धूप में रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। कोई भी जो आपकी प्रोडक्ट की डिटेल है, उसकी जो तफसील है, उसके अगर कोई फूड की या ऐसी प्रोडक्ट है तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, वो सब हमारे पास यहाँ पे लिखा होता है। अच्छा, लिस्टिंग 2 तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल लिस्टिंग और एक होती है EBC या A+ लिस्टिंग। उसमें और नॉर्मल लिस्टिंग में फ़र्क सिर्फ डिस्क्रिप्शन का होता है। टाइटल दोनों में हमारे पास सेम होता है, बुलेट पॉइंट सेम होते हैं, डिस्क्रिप्शन उसकी कुछ अलग होती है। वो क्या अलग होती है ये हम देखते हैं जाके। हम यहाँ पे चले जाते हैं जी किसी और वीपिलो पे। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे देखी कि हमारे पास कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे, ये थोड़े थोड़े रिव्यूज़ वाले लोग आ रहे हैं। ये 31 रिव्यूज़ वाला है, ये 8 वाला है, ये 15 वाला है, ये 24 वाला, मज़ा नहीं आ रहा। क्यों? क्या यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं जिसके बहुत से रिव्यूज़ हों? तो हमें रीज़न समझ आ गई कि यहाँ पे लिखा है डिलीवर टू पाकिस्तान, ये हमारे पास सामने लिखा आ रहा है, ये डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा आ गया। तो हमें समझ आ गई कि हमारे पास प्रोडक्ट की डिटेल ज़्यादा शो नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये क्योंकि यूके का अमेज़न खोला हुआ है, यूके में 1000 लोग वीपिलो बेचते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। जब यहाँ पे डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा होगा तो हो सकता है मेरे पास 100 शो हों, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बाकी 900 क्यों नहीं शो होंगे मेरे पास? क्योंकि उन्होंने अपनी शिपिंग ऑफ की हुई है पाकिस्तान के लिए।
ये जब आप लिस्टिंग क्रिएट करके प्रोडक्ट अपनी लाइव करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप इस प्रोडक्ट को सिर्फ यूके में शिप करेंगे या वर्ल्ड वाइड करेंगे, या सिर्फ यूके और यूरोप में करेंगे, या सिर्फ यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में करेंगे। ये आपके पास ऑप्शन होती है। तो 90-95% लोग जो दूसरे कंट्रीज होते हैं उनको ऑफ कर देते हैं। क्यों ऑफ करते हैं? कि अगर ये प्रोडक्ट किसी ने पाकिस्तान में खरीदी और उसको पसंद ना आई या कोई मसला हुआ, उसने कहा मैंने रिटर्न करनी है, अब वो रिटर्न करेगा उतने की प्रोडक्ट नहीं जितने रिटर्न के चार्जेस हैं, और रिटर्न चार्जेस सेलर को बियर करने पड़ते हैं अगर प्रोडक्ट में मसला है तो। इसलिए और ऑर्डर्स आते भी बहुत कम है दूसरे मुल्कों से, क्योंकि हर मुल्क में चीज मिल जाती है ना। पाकिस्तान में रहने वाला बंदा क्यों खरीदेगा वीपिलो इंग्लैंड से जब उसे पाकिस्तान में मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। तो इसलिए नॉर्मली सेलर्स ने ऑफ ही किया होता है। तो हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, हम जाके लिखते हैं यहाँ पे कोई भी यूके का पोस्ट कोड, एक पोस्ट कोड लिखा हमने यहाँ पे और अप्लाई कर दिया और इस पे कंटिन्यू कर दिया। अब आएगा डिलीवर टू लीड्स, लिखा आ गया यूके का जी, यूके में लीड्स में डिलीवर होना है जी वीपिलो। अब मैं देखता हूं मेरे पास अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स शो होना शुरू हो जाती हैं जी। ये देखें जी 8511 रिव्यूज वाला भी आ गया। अब मेरे पास ज्यादा प्रोडक्ट्स आएंगे क्योंकि यूके में प्रोडक्ट शिप करने वाले लोग ज्यादा हैं। अच्छा, अब मैं इसमें से किसी एक प्रोडक्ट पे चला गया, उसी तरह ऊपर हमारे पास टाइटल, उसी तरह हमारे पास बुलेट पॉइंट्स, उसी तरह हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ गई इसकी। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन ज्यादा आ रही हैं। हम कहते हैं जी जाके हम इस प्रोडक्ट को देखते हैं, उसी तरह टाइटल आ जाएगा, बुलेट पॉइंट्स आ जाएंगे, सबके चेंज होंगे। और ये हमारे पास आ गई डिस्क्रिप्शन। यहां पे देखिए बड़ा खूबसूरत डिजाइन है और पिक्चर्स भी साथ आ रही हैं। ये जी मेड इन यूके है, ये देखिए मशीन की पिक्चर बनी है कि मशीन वॉशेबल है, ये उसके पिलो की पिक्चर्स बना के उन्होंने उसके फीचर्स लिखे हुए हैं। तो किसी भी बायर को जो अट्रैक्ट करता है वो ईबीसी कंटेंट करता है, A+ कंटेंट, या हम इसे कहते हैं ईबीसी कंटेंट, इनहैंस ब्रांड कंटेंट। तो ये हमारे पास आ रहा होता है यहाँ पे, इसको हम लिस्टिंग कहते हैं। ये हमारी लिस्टिंग है टोटल। और इसके बाद इसमें ये एक टैब आता है हमारे पास प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन का, कि ब्रांड का नाम क्या है आपका, कलर कौन सा है, पैकेज की डायमेंशन क्या है, मटेरियल क्या है, आइटम का वेट कितना है। ये इधर तो रिव्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे बेस्ट सेलर रैंक आ रहा है, BSR बेस्ट सेलर रैंक, इसका अलग भी टॉपिक है। मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि ये अमेज़न आपको रैंकिंग देते हैं आपके सेल वेलोसिटी के हिसाब से। फॉर एग्जांपल अगर अभी हमारे पास इसका BSR 1613 आ रहा है, तो हो सकता है कल रात को ये 1200 हो जाए। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। ये अगर 1200 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा और अच्छा, 1000 हो जाएगा और अच्छा। और नीचे 7 इन नेक पिलोज लिखा आ रहा है, यानी मेन कैटेगरी में इसका BSR 1600 है, सब कैटेगरी में, अपनी कैटेगरी में इसका BSR 7 है। और ये सब कैटेगरी में भी चेंज हो सकता है, कभी ऊपर चला जाएगा, कभी नीचे आ जाएगा आपकी सेल्स वेलोसिटी के हिसाब से। ये सारी चीजें हम लोग रैंकिंग में सीखेंगे। तो ये हमारे पास जो डिटेल आ रही है और जो टाइटल आ रहा है, जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, जो पिक्चर्स आ रही हैं, इसको हम कहते हैं ये हमारी लिस्टिंग है। अब इस पे आप कोई भी लिस्टिंग खोल के देखते रहें, किसी ने बुलेट पॉइंट की डिटेल ज्यादा लिखी होगी, किसी ने कम लिखी होगी, किसी की डिस्क्रिप्शन ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, किसी का टाइटल, यहाँ पे हमारे पास टाइटल कम है, 3 लाइनों का है, किसी का 2 लाइनों का हो सकता है। तो इस सारी चीज को जो हम अपने सामने देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं ये लिस्टिंग्स है। मैंने आपको अभी डिटेल में करके दिखाया कि लिस्टिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली बताया कि लिस्टिंग क्या है। अब आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप जाएं, कोई भी प्रोडक्ट पे क्लिक करें, लेकिन वो आपने याद रखने, जो मैंने आपको वीडियो में डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा था वो हटा के यूके का पोस्ट कोड। और अगर ये हमने अमेरिका का अमेज़न खोला होता, यानी जो मैंने आपको अभी वीडियो में दिखाया ये amazon.co.uk है, अगर amazon.com होता, अमेरिका का अमेज़न होता, तो वहां पे आप अमेरिका का कोई पोस्ट कोड डालते। अच्छा, पोस्ट कोड में कोई परेशानी की बात नहीं है, आप गूगल से कोई भी पोस्ट कोड उठा सकते हैं, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आप गूगल पे जाएं और लिखें कि एनी यूके पोस्ट कोड, वो आपको इतने सारे पोस्ट कोड दे देगा। आप जाएं, आप लिखें कि USA पोस्ट कोड्स, वो आपको मल्टीपल पोस्ट कोड्स दे देगा। कोई भी पोस्ट कोड उठा के डालेंगे तो आपके सामने ज्यादा बेहतर और ज्यादा मल्टीपल लिस्टिंग्स आपके सामने शो होंगी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अमेज़न की लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है हमारी, कौन सी चीजें हमारे पास मुकम्मल होनी चाहिए, तो उसके बाद हम लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग इसको नोट कर लेंगे।
सबसे पहले हमें अप्रूवल चाहिए होती है अमेज़ॉन से, लिस्टिंग क्रिएट करने की अप्रूवल चाहिए हमें। अच्छा, मैं आपको जो जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इनमें से हर चीज़ का जो भी आपसे रेलिवेंट है आगे जाके टॉपिक आ रहा है, अगली वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। तो अभी आपने सिर्फ चीज़ें नोट करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि जी ये चीज़ हमें डिटेल में तो बताई नहीं, कि वो डिटेल में आपको अगली वीडियोस में ज़रूर बताई जाएगी। अप्रूवल कैसे लेनी है, एरर 5665 क्या होता है, उसको रिमूव कैसे करवाते हैं, बार कोड्स क्या होते हैं, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सिर्फ अपने माइंड में ये बिठा लें कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। अप्रूवल चाहिए, उसके बाद आपको बार कोड चाहिए जिसे हम यूपीसी कोड भी कहते हैं, और आपको चाहिए होते हैं इमेजेस, तस्वीरें। ये तस्वीरें आप लोगों ने कभी भी अपने मोबाइल वगैरह से नहीं बनानी होती, ये प्रोफेशनल फोटोशूट होता है, क्योंकि आप अपनी प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए, प्रोफेशनल फोटोशूट होना चाहिए उसका। 7 इमेजेस, अगर आपका ग्लास है, डिफरेंट एंगल से उसकी आपके पास 7 पिक्चर्स होनी चाहिए। अगली चीज आ जाती है हमारे पास, फिर प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। वो डिटेल आपको कौन देगा? जब आपकी प्रोडक्ट फाइनलाइज हो जाएगी, आपका सप्लायर आपको डिटेल देगा कि इस प्रोडक्ट का वेट इतना है, इसकी डायमेंशन इतनी है, इसका मटेरियल क्या है, वो तो ऑफ कोर्स आपने पहले फाइनल किया होगा। उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स, कीवर्ड रिसर्च आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि आप सीख चुके हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान। ये सारी चीजें आपके पास होने के साथ साथ कंटेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट का कंटेंट, जो कि मैंने आपको अभी पिछली वीडियोस में बताया कि टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, डिस्क्रिप्शन, ये आपने नहीं लिखने। अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी है, किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो वो अलग से ये सर्विस प्रोवाइड करके भी पैसे कमा सकता है। Amazon VA तो आप हैं ही हैं, लेकिन एज Amazon VA आपकी जिम्मेदारी नहीं है कंटेंट लिखना, ये आपको पता होना चाहिए, और आपके क्लाइंट को भी पता होगा, और आपने उसको बताना भी है। कंटेंट हम हमेशा लिखवाते हैं प्रोफेशनल कंटेंट राइटर से। तो अगर आप में से किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसे परेशान होने की कोई बात नहीं, ये आपका काम ही नहीं है। आपका काम है स्किल्स पे फोकस करना। आप अपने क्लाइंट को बताएंगे, हाँ आपका ये काम होगा कि फाइवर पे, अपवर्क पे या फेसबुक ग्रुप से या कहीं से भी अच्छा कंटेंट राइटर ढूंढ के लाना। उसको आप अपने प्रोडक्ट का नाम बताएंगे, उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स बताएंगे, वो फिर आपको कंटेंट लिख के देगा। कंटेंट क्या होता है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया है। आपने जाना ही EBC या A+ कंटेंट पे। कंटेंट लिखवाने के बाद लिस्टिंग क्रिएट नहीं करते आप। अब आप जाते हैं किसी डिजाइनर के पास, ये भी आपका काम नहीं है। किसी भी ग्राफिक डिजाइनर को आप कहते हैं कि जी ये मेरा कंटेंट है, ये मेरी पिक्चर्स हैं, मुझे एक अच्छा सा डिजाइन बना दें। 7 पिक्चर्स हैं, हर पिक्चर के साथ 2-3 लाइनें लिख के खूबसूरत सा डिजाइन हो, अच्छी सी कलरिंग हो, अच्छा सा थीम आ रहा हो, ये सारा मुझे बना के दे दें। उसको आप Amazon पे लिस्ट करते हैं, तो इसको हम कहते हैं EBC या A+ कंटेंट। तो जब आपके पास ये सारी चीजें आ जाती हैं, फिर आप लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ जाते हैं। अगर कोई एक चीज भी नहीं है, अगर आपके पास कंटेंट नहीं है, आप लिस्टिंग कैसे करेंगे? अगर आपके पास सब कुछ है, इमेजेस नहीं है, लिस्टिंग नहीं कर सकते। आपके पास तस्वीरें भी हैं, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी है, आपके पास कंटेंट भी है, EBC कंटेंट भी है, एक UPC कोड नहीं है, तो आप लिस्टिंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद हम जाते हैं लिस्टिंग क्रिएशन की तरफ, जो कि मैं आपको अगली वीडियोस में लिस्टिंग क्रिएट करके भी दिखाऊंगा।